स्वागत है आपका द विजन क्लासेस में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब बढ़िया होंगे। चलिए भाई, सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। एक बार सभी लोग बता दीजिए ऑडियो वीडियो क्लियर है, सब ठीक है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए सभी लोग एक बार कमेंट करिए, जल्दी से बताइए कि ऑडियो वीडियो क्लियर है, तो जल्दी से हम अपने क्वेश्चन की शुरुआत में आ जाते हैं। ठीक है, इस सीरीज में आगे बढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता है, एलटी ग्रेड बायोलॉजी वाला आपका एग्ज़ाम एकदम लगा हुआ है। ठीक है, बहुत ज़्यादा समय है नहीं, तो उसकी प्रैक्टिस बहुत ही शानदार तरीके से हम कर रहे हैं। चलिए भाई, पूनम यादव जी, गौरव कुमार जी, चलो एक बार फटाफट से सभी लोग बता दीजिए ऑडियो वीडियो क्लियर है, सब ठीक है, तो क्वेश्चन में फटाफट से आगे आ जाते हैं हम। अरुण कुमार जी, स्वागत है सभी का, स्वागत है भाई। मैम, बीपीएससी पीजीटी बॉटनी क्लास कब से स्टार्ट है? बीपीएससी पीजीटी बॉटनी की ऐसा कोई स्पेशल आपके लिए नाम से नहीं आएगा। यहाँ पर जो क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं वो बात बात वही। देखिए, आप लोग क्या करते हो ना कि आप लोग ढूंढते रहते हो कि जिस थंबनेल पे लिखा है कि पीजीटी का है, बॉटनी का है, टीजीटी का है, बॉटनी का है, या टीजीटी बायोलॉजी का है, उसी में जाएंगे, है ना। तो आप लोग एक चीज ध्यान रखो, हम जो क्वेश्चंस कर रहे हैं कंबाइंड क्वेश्चन कर रहे हैं, उसमें आपका पूरा का पूरा बायोलॉजी पोर्शन आता है। उसमें आपके जूलॉजी के क्वेश्चन भी हैं और बॉटनी के क्वेश्चन भी हैं। तो टीजीटी के लिए खासकर, टीजीटी पीजीटी स्पेशली वो बच्चे जो अभी एलटी में बैठने वाले हैं, एलटी एग्जाम का पेपर देने वाले हैं, उनके लिए है। बाकी आपकी स्पेशली अगर आपको बैच चाहिए तो आप देख सकते हैं, वो हमारे अलग से बैच चल रहे हैं। ठीक है, अगर आपको ऐसा बैच चाहिए स्पेशली किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो वो बैच आप ले सकते हैं। चलिए भाई, सभी को सुप्रभात, सभी को राधे राधे। एक बार सभी लोग बता दीजिए ऑडियो वीडियो क्लियर है सब, तो आगे बढ़ते हैं। सत्यम पटेल जी, अरुण कुमार जी, पूनम यादव जी, ठीक है, सब बढ़िया। चलिए आगे बढ़ें, बिना देरी के अपने क्वेश्चन में आ जाते हैं, शुरुआत करते हैं इस सीरीज में। और जैसा कि आपको पता है, केवीएस की भी आपकी डेट आ चुकी है ना। केवीएस के अभी फॉर्म ही भरे जा रहे हैं और केवीएस की डेट भी आ चुकी है। केवीएस में आपके फॉर्म ही भरे जा रहे हैं और उसमें नॉन टीचिंग टीचिंग दोनों चीज़ों के लिए आप फॉर्म भर रहे हो। और उसमें आपका जो एग्ज़ाम है वो 3 फेज पर होने वाला है। प्री एग्ज़ाम, उसके बाद मेंस है और इंटरव्यू है। ठीक है, तो वो डेट भी आ गई है आपकी, और बहुत जल्दी ही, इतना एक्सपेक्टेड नहीं था, इतना जल्दी एक्सपेक्टेड नहीं था जितना जल्दी सीबीएसई काम कर रही है। चलिए, तो खैर इस पे बात करते हैं अभी। ठीक है, चलो हम पहले आ जाते हैं अपने क्वेश्चन की सीरीज में। बिना देरी के क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, बाकी बातें बीच बीच में करते जाएंगे। चलिए आइए देखिए इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ सोमाइट्स आर अल्टीमेटली फॉर्म्ड ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ चिक। चिक में ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, और आपने देखा होगा कि इससे रिलेटेड कई बार पूछा जाता है कि 12 सोमाइट्स कब बनते हैं, कई बार पूछता है कि 32 सोमाइट्स कब बनते हैं। तो यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए बताएंगे। आइए, हाउ मेनी पेयर ऑफ सोमाइट्स आर अल्टीमेटली, मतलब लास्ट में कितना बनता है वो पूछा है आपसे। मुर्गी के चूजों के विकास काल के दौरान अंततः कितने जोड़े सोमाइट्स का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए भाई बताएंगे फटाफट से। अंततः कितने जोड़े बनते हैं वो पूछा है आपसे। चलिए सभी लोग एक बार जल्दी से सेशन को शेयर करके आ जाइए फटाफट से, और सभी लोग बताएंगे क्या होगा इसके लिए राइट आंसर। कितने बनते हैं, कितने जोड़े बनते हैं, टोटल नंबर में पूछा है। ठीक है, टोटल नंबर आपसे पूछा है, एक बार सभी लोग कमेंट करके फटाफट से बताएंगे। चलिए, तो यहाँ पर दिया है ऑप्शन आपका 22, 32, 42 या फिर 52। टोटल नंबर में पूछा है आपसे, तो ये बनते हैं आपके 52। और ये क्वेश्चन हमने बहुत बार किया है, तो अलग अलग तरीके से बताया भी है मैंने। ठीक है, कि किस में कितना बंधा है, तो ये ध्यान रखेंगे। टोटल नंबर बनते हैं यहाँ पर 52। ठीक है, ए कौन बता रहा है भाई? ए नहीं होगा यहाँ पर। 22 कब बनते हैं? 22 नहीं बनते हैं, आप ध्यान रखिएगा। जोड़ी सोमाइट्स का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ट्रॉपिक लेवल्स आर फॉर्म्ड बाय, ट्रॉपिक लेवल्स किसके द्वारा बनते हैं? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रॉपिक लेवल्स आर फॉर्म्ड बाय, फर्स्ट ऑप्शन है ओनली प्लांट्स के द्वारा, केवल पौधों के द्वारा बनते हैं। बी ऑप्शन आपका दिया है ओनली एनिमल्स के द्वारा, केवल और केवल एनिमल्स के द्वारा बनता है।
ऑप्शन सी दिया है ओनली कार्निवोर्स के द्वारा, केवल मांसाहारी जीवों के द्वारा बनता है, या फिर ऑर्गेनिजम्स लिंक्ड इन फूड चेन, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो सारे के सारे फूड चेन से लिंक हुए होते हैं उनसे बनता है। चलो भाई सिंपल सा क्वेश्चन है, फटाफट से बताएंगे। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए ट्रॉपिक लेवल्स का मतलब क्या है? तो देखिए भैया, हम बात करते हैं जब ट्रॉपिक लेवल्स में, यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि जैसे ही फूड चेन की बात करते हैं, है ना, फूड चेन में जितने भी लेवल आते हैं उन सभी में जब बात करते हैं तो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म उनमें इन्वॉल्व हुए होते हैं। अब वहां पर हम चाहे वो प्रोड्यूसर की बात करें या फिर प्रोड्यूसर से लेके टॉप कंज्यूमर्स तक की बात करें, है ना भाई, तो बिल्कुल इसमें ऑप्शन डी जाएगा। क्यों? ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, ऑर्गेनिज्म लिंक्ड इन फूड चेन, ऑर्गेनिज्म जो कि फूड चेन में लिंक्ड हैं वो सारे के सारे इसमें क्या कहलाएंगे? तो वो ट्रॉपिक लेवल्स का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे आप ट्रॉपिक लेवल पढ़ते हो, ऐसे अगर बात करें ट्रॉपिक लेवल फर्स्ट, है ना, मान लीजिए ट्रॉपिक लेवल फर्स्ट की अगर बात करते हैं तो इसमें कौन आ जाएगा? इसमें आपके आ जाते हैं प्रोड्यूसर, जो कि हरे पेड़ पौधे होते हैं, प्रोड्यूसर्स हो जाएंगे। ठीक है, इसके ऊपर जाओगे आप तो ट्रॉपिक सेकंड में आप क्या आ जाएंगे? जो कंज्यूमर होते हैं, कंज्यूमर्स, या आप कह सकते हो इनमें प्राइमरी कंज्यूमर्स जो होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स, वो ट्रॉपिक लेवल सेकंड हो जाएगा। ऐसे ही जैसे आप बढ़ते जाओगे ट्रॉपिक लेवल थर्ड में क्या हो जाएगा? सेकेंडरी कंज्यूमर आ जाएंगे आपके, ऐसे ही टर्सरी कंज्यूमर। तो ये सारे के सारे इन्वॉल्व हुए होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सभी लोग सही जा रहे हैं, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रीन प्लांट्स फॉर्म्स, हरे पौधे बनाते हैं, क्या बनाते हैं? अभी वही बात की हमने। ठीक है, ग्रीन प्लांट्स क्या बनाएंगे? फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल का फॉर्मेशन करेंगे, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल बनाते हैं, थर्ड ट्रॉपिक लेवल बनाते हैं, या फिर कंप्लीट फूड चेन का निर्माण करते हैं। चलो अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, सेम क्वेश्चन अभी जो हमने डिस्कस किया। ठीक है, चलिए बताएंगे फटाफट से। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल बनाते हैं, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल बनाते हैं, थर्ड ट्रॉपिक लेवल का निर्माण करते हैं, या फिर कंप्लीट फूड चेन का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए जल्दी से बताइए सभी लोग, और एक बार सेशन को सभी लोग शेयर करके आइए भाई। चलो ऑप्शन 3 सही है, लॉक कर दिया जाए। अच्छा जी, चलिए करोड़पति देखते हैं लग रहा है, हाँ, उनके अमिताभ बच्चन साहब के फैन हैं, सत्यम पटेल जी। ठीक है, चलिए अच्छा सभी लोग बताइए फटाफट से। तो जैसा बिल्कुल सही बात है, क्यों? क्योंकि हमने अभी बात ही वही की है कि जो ग्रीन पेड़ पौधे होते हैं वो क्या होते हैं? प्रोड्यूसर्स होते हैं, है ना, उत्पादक होते हैं, और वो काम करते हैं फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल बनाने का। प्रथम पोषण स्तर जो बनता है वो ग्रीन प्लांट से, और या कह सकते हैं जो छोटे छोटे घास वगैरह होते हैं वो भी उसी में आ जाएगा। तो ये ध्यान रखेंगे, ऑप्शन आपका फर्स्ट। सेकेंड ट्रॉपिक लेवल में कौन आ जाएगा? तो सेकेंड ट्रॉपिक लेवल में आ जाते हैं आपके हर्बीवोर्स, है ना, ऐसे जीव जो शाकाहारी होते हैं। ध्यान रखेंगे ये क्या होंगे? पूर्णतः शाकाहारी जीव। ये क्या करते हैं? ये सेकेंड ट्रॉपिक लेवल में। तृतीय में क्या आ जाएंगे? इन शाकाहारी को खाने वाले कौन से? मांसाहारी, है ना भाई, मांसाहारी। और कंप्लीट फूड चेन तो आप पढ़ते ही हो। चलिए भाई, ठीक है, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पे कौन आ जाएगा? तो बताएंगे कि इसमें शाकाहारी जंतुओं को रखा गया है, और तृतीय वाले में इसमें मांसाहारी जंतुओं को रखा गया है। फोर्थ में भी मांसाहारी ही आते हैं। ठीक है, जैसे मांसाहारी, शाकाहारी को कौन मांसाहारी खा रहा है उसको भी कई दफा मांसाहारी खाते हैं, तो वो उसके अंतर्गत भी आ जाएगा। और सबसे लास्ट में जो नेक्स्ट आपका कहेंगे कि सबसे टॉप पे जो ट्रॉपिक लेवल बनता है उसमें क्या रखा जाता है? तो उसमें शिकारी जंतुओं को रखा जाता है, जैसे कि क्या बताएंगे? शेर वगैरह जो उसमें आ जाते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट आपका फिर आप कहेंगे कि उसमें आगे जब बढ़ेंगे तो फिर उन जीवों की कहेंगे, उन जीवों को जब नष्ट हो जाएंगे तो उसके लिए फिर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपके आते हैं वो आ जाएंगे। चलिए भाई आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, एडिनोसिन इज
एडिनोसिन एक क्या है, नाइट्रोजिनस ऑर्गेनिक बेस है, राइबोन्यूक्लियोसाइड है, राइबोन्यूक्लियोटाइड है, या फिर डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए एडिनोसिन क्या है एक टाइप का, जल्दी से बताएंगे। एडिनोसिन, एडिनोसिन के लिए बताइए सभी लोग। चलिए भाई, तो क्या हो जाएगा, एडिनोसिन एक टाइप का क्या है, न्यूक्लियोसाइड है। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, न्यूक्लियोसाइड हो जाएगा। ये एक टाइप का क्या है, न्यूक्लियोसाइड है। न्यूक्लियोसाइड में राइबोज एक घटक के रूप में देखने को मिलते हैं। ठीक है, और राइबोज न्यूक्लियोसाइड में प्यूरिन और पिरिमिडीन बेस पाए जाते हैं, जो कि आपस में किससे जुड़े हुए होते हैं, तो राइबोज शर्करा के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, व्हाट इज द नेम, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ फोटोफाइट्स, फोटोफाइट्स का दूसरा नाम क्या है। चलो अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए बताएंगे, फोटोफाइट्स का दूसरा नाम क्या है, इसको और किस नाम से जाना जाता है, फोटोफाइट्स को और क्या कहलाते हैं ये पौधे। फर्स्ट ऑप्शन है हेलियोफाइट्स कहलाते हैं, बी ऑप्शन सीओफाइट्स, सी ऑप्शन है ब्रायोफाइट्स, या फिर टीलोफाइट्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए, चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 5 के लिए और किस नाम से इनको जाना जाता है, एक बार सभी लोग आंसर करिए और सेशन को शेयर करके आइए भाई। बाकी बच्चे कहाँ हैं, ठीक है, नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता, कहाँ है, नोटिफिकेशन ही नहीं पहुंच रहा है क्या बाकी लोगों के पास। क्लास तो आपकी लगी हुई होती हैं, अब बताते भी हैं कि डेली आपकी 11 बजे से क्लास स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तब भी पता चल रहा है सब सो रहे हैं अभी। चलिए भाई जल्दी से बताएंगे, फोटोफाइट्स इनका दूसरा नाम क्या है, तो इन्हीं को हेलियोफाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। इन्हीं को क्या कहते हैं, हेलियोफाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हार्ट बीट इन द वर्टिब्रेट इज, कशेरुकी में हृदय स्पंदन होता है, हार्ट बीट कैसी होती है, न्यूरोजेनिक होती है, मायोजेनिक होती है, बोथ ऑफ दीज या फिर नन ऑफ दीज। चलो जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्ट बीट इन द वर्टिब्रेट्स, हार्ट बीट कैसी होती है, जल्दी से बताइए। वर्टिब्रेट्स में पूछा है हार्ट बीट कैसी होती है ना। हमारा जो हृदय होता है वो कैसा होता है, एक बार बताइए जल्दी से, मायोजेनिक होता है या फिर न्यूरोजेनिक होता है। मायोजेनिक मतलब जिसको पेशी तंत्र कहा जाता है, और न्यूरोजेनिक मतलब जिसका कंट्रोल किससे हो रहा है, तंत्रिका तंत्र से उसका कंट्रोल हो रहा है। तो कौन सा होता है, बिल्कुल यहाँ पर जो वर्टिब्रेट में होता है वो होता है पेशीजनक, है ना। हमारा हृदय कैसा होता है, मायोजेनिक टाइप का होता है। क्लियर है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। बोथ होगा, बोथ क्यों होगा, बोथ क्यों होगा मिथिलेश कुमारी जी। हार्ट बीट पूछा है वर्टिब्रेट में, इन वर्टिब्रेट में न्यूरोजेनिक होता है, वर्टिब्रेट्स में कैसा होता है, तो वर्टिब्रेट्स में तो आप बताओगे कि मायोजेनिक ही होता है, क्यों भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमंग द फॉलोइंग पार्थिनोजेनेसिस इज फाउंड इन, निम्नलिखित में से किसमें अनिषेचक जनन पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 के लिए फटाफट से बताएंगे, मॉथ में पाया जाता है, स्पाइडर्स में, बटरफ्लाई में, या फिर हनी बी में। चलो भाई अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से बताएंगे। अमंग द फॉलोइंग पार्थिनोजेनेसिस इज फाउंड इन, पार्थिनोजेनेसिस, पार्थिनोजेनेसिस में बताना है कहाँ देखने को मिलता है, मॉथ में, स्पाइडर्स में, बटरफ्लाई में, या फिर हनी बी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 के लिए जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए तो बिल्कुल कई दफा क्या होता है, मधुमक्खियों में निषेचन जो होता है वो कहेंगे कि विदाउट क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन इनमें देखने को मिलता है। ठीक है, मधुमक्खियों में कई दफा निषेचन देखने को मिलता है, तो ये देखने को मिलता है पार्थिनोजेनेसिस, ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, हनी बी, बिल्कुल बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ ऑल द प्लांट्स ऑन द अर्थ डाई, ऑल द एनिमल्स विल आल्सो डाई ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि पृथ्वी पर सभी पौधे समाप्त हो जाएं,
तो निम्न में से किसकी कमी के कारण सभी जंतु भी समाप्त हो जाएंगे? ठीक है, भोजन की कमी के कारण भोजन नहीं होगा उसकी वजह से। बी ऑप्शन दिया है आपका ऑक्सीजन की कमी के कारण। तीसरा ऑप्शन दिया है नाइट्रोजन की कमी के कारण, या फिर क्लोरोफिल की कमी के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए, यदि हम क्या करें, सारे के सारे पौधों को काट दिया जाए, ठीक है, यदि पृथ्वी पर सभी पौधों को समाप्त कर दिया जाए तो क्या होगा? किसकी वजह से? उसकी वजह से सारे के सारे जीव भी क्या होंगे? खत्म हो जाएंगे। और किसकी शॉर्टेज हो जाएगी? तो बिल्कुल भैया, यदि पौधों को खत्म कर दोगे तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगी, है ना, और फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगी तो सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो है हमारा सांस लेना, ठीक है, और सांस लेने में हम लेते क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो जाएगी, ऑक्सीजन अगर नहीं मिलेगी तो सारे के सारे जीव क्या करेंगे? मर जाएंगे, है ना। तो इसीलिए क्या है कि पौधों को जीवित रखना बहुत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि पौधों से ही हमें ऑक्सीजन मिल रही है। पौधे प्रकाश संश्लेषण करके ऑक्सीजन का निर्माण कर रहे हैं, जिसकी मदद से हम सारे लोग जीवित हैं। सारे जीव जंतु जितने भी जीवित हैं वो अंततः है क्या है? पौधों की ही देन है। चलिए, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। डॉग फिश इज रिलेटेड टू विच ग्रुप? डॉग फिश निम्न में से किस समूह के अंतर्गत आती है? डॉग फिश, इसको क्या कहा जाता है नॉर्मल भाषा में? तो इसको कहा जाता है स्कॉलियोडॉन। क्यों भाई? कहलाती है ना डॉग फिश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये किस समूह में आता है पूछा है? एग्नेथा में, ग्नेथोस्टोमेटा में, यूसिलोमेटा में, या फिर स्काइमेटा में? स्क्वाइमेटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 के लिए फटाफट से बता देंगे। वर्टिब्रेट के अंतर्गत आता है। वर्टिब्रेट्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो आपका आता है एग्नेथा और दूसरा आपका आता है ग्नेथोस्टोमेटा। तो इसमें आपसे पूछा है कि जो डॉग फिश है वो किसके अंतर्गत आता है? फटाफट से बताएंगे। ठीक है, किसके अंतर्गत आता है जल्दी से बताएंगे। तो एग्नेथा में आप पढ़ते हो जैसे पेट्रोमाइजोन हो गया, है ना, मिक्सिंग हो गया, ये किस में आता है? तो बताएंगे कि ये एग्नेथा में आता है और ग्नेथोस्टोमेटा के अंतर्गत आपको आता है। तो यहाँ पर जैसे कि बर्ड्स हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, मैमल्स हो गए, ये सारे के सारे इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे इसके अंतर्गत आते हैं। एम्फीबियंस हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, ये सारे के सारे ग्नेथोस्टोमेटा के अंतर्गत आते हैं। चलिए बहुत अच्छे। हाँ, एक ग्नेथा में जबड़ा नहीं होता है, जबड़ा लेस इनमें कहेंगे देखने को मिलते हैं। हाँ, हैंग फिश हो गया आपका, मिक्सिंग, पेट्रोमाइजोन, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। और ग्नेथोस्टोमेटा में तो फिशेस आ जाती हैं। फिशेस में आपके दोनों ग्रुप आ जाते हैं, बोनी फिशेस भी आ जाती हैं, बोनी फिशेस भी आ जाती हैं, आपकी कॉन्ड्रेक्टाइस जो कहलाती हैं क्या, कार्टिलेजिनस फिशेस, वो आ जाती हैं। उसके बाद एम्फीबियंस हो गए, आपके रेप्टाइल्स हो गए, और जो वर्टिब्रेट्स हैं वो भी सारे के सारे इसके अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इवॉल्व ऑक्सीजन? निम्न में से किसमें ऑक्सीजन नहीं निकलती है? चलिए, बफरिंग हो रही है कहाँ भाई? सब सही चल रहा है क्लास में? कोई भी ऐसे कमेंट मत करो कि जिससे क्लास डिस्टर्ब हो। ठीक है, सत्यम पटेल जी, क्लास बहुत अच्छी चल रही है, सारी चीजें अच्छी हैं, बस एक बार आप लोग ध्यान रखा करिए। मैंने ये कल की क्लास में भी आप सभी से निवेदन किया था कि अगर ऐसा लग रहा है आपका कनेक्शन नहीं चल रहा है तो एक बार प्लीज आप लोग अपने फोन का कनेक्शन चेक करके रिफ्रेश कर लिया करिए। चलिए, निम्नलिखित में से कहां पर ऑक्सीजन नहीं निकलती है? ग्रीन एल्गी में, ब्लू ग्रीन एल्गी में, ऑटोट्रोपिक प्लांट्स में, या फिर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में? मैम क्लास की टाइमिंग क्यों भाई, क्लास की टाइमिंग क्यों चेंज करवा दी जाए? अभी आप लोग की डिमांड थी कि 11 बजे से क्लास रखवाई जाए आपकी, तो 11 बजे से क्लास चल रही है। अब यहाँ पर भी शेड्यूल बिजी होता है बेटा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारी क्लास लगी होती है, बाकी सब्जेक्ट, बाकी टीचर्स का भी टाइम लगा हुआ होता है। ठीक है, तो हम ऐसा बार बार नहीं कर सकते कि अरे आज हमारा ऐसा है कि आज हम 10 बजे कर दें, कल 11 बजे कर दें, फिर 12 बजे। रोज नहीं हो सकता आपका शेड्यूल चेंज।
अभी 10 बजे जब आपकी क्लास चलती थी तो बहुत सारे बच्चों का यही था कि मैम क्लास 11 बजे से करवा दीजिए, 11 बजे से लग गई। अभी भी कुछ बच्चों का आ रहा है कि मैम क्लास की टाइमिंग चेंज करवा दीजिए। सेकंड मीटिंग, ऐसे एकदम से नहीं हो पाता, ठीक है। बाकी आपको पता है कि उसके अलावा आप देखते हो जब आपका मैराथन होता है तो बाकी क्लासेस उसमें रिड्यूस करके मैनेज किया जाता है, ठीक है, क्योंकि स्टूडियो वैसे भी बिजी रहता है, बाकी क्लासेस भी चल रही होती हैं, आपके ऐप पर सारे के सारे क्लासेस चलते हैं, यहाँ पर आपके यूट्यूब पे, तो पूरे दिन ये शेड्यूल बिजी होता है। सुबह के 6 बजे से लेके और रात के 11 बजे तक आपके चैनल पे कंटिन्यू क्लासेस चलती हैं। चलिए, तो ये सब चीजें अभी फिलहाल अभी आपको जो मिल रहा है उस पे आप एडजस्ट करिए, कोशिश करिए कि लाइव क्लास में आइए। अगर नहीं हो पा रहा है तो आप सभी, फिर क्लास पड़ी रहती है, आप जाके रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, ठीक है। चलो अच्छा, इनमें से बताना है किसमें ऑक्सीजन नहीं निकलती है। मैराथन जब होगी तो बताया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए, इनमें से बताना है कहां पर ऑक्सीजन नहीं निकलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th के लिए, ग्रीन एल्गा में, ब्लू ग्रीन एल्गा में, ऑटोट्रोपिक प्लांट्स में या फिर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में। चलिए, कहां पर ऑक्सीजन का निष्कासन नहीं होता है, क्वेश्चन आपसे पूछा है, जल्दी से बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th के लिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वैसे जीव हैं जहां पर ऑक्सीजन नहीं निकलती है, तो ये हैं प्रकाश संश्लेषी जो जीवाणु होते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी, यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी इन द बॉडी इज, शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका प्रोटीन्स, बी ऑप्शन विटामिन्स है, सी ऑप्शन कार्बोहाइड्रेट्स है या फिर लिपिड्स है। चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 11 के लिए फटाफट से बताएंगे, मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी इन द बॉडी इज, शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। चलो, तो शरीर में जो मुख्यतः स्रोत है वो होता है आपका कौन सा, तो बताएंगे मैम ये होता है कार्बोहाइड्रेट। क्यों भाई, कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड के फॉर्म में ये आपको देखने को मिलेगा। मोनोसेकेराइड में जैसे बात कर लो, ग्लूकोज हो गया आपका, ठीक है, ग्लूकोज हो गया, और यही ग्लूकोज संचित होता है आपकी सेल्स में ग्लाइकोजन के फॉर्म में, यही ग्लूकोज कन्वर्ट होके क्या है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में लीवर में एकत्रित होता है, ठीक है। और अगर आप डाइसेकेराइड की बात करते हो तो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, पॉलीसेकेराइड में आप देखते हो वो आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे ज्यादा जो आपको देखने को मिलेगा वो कार्बोहाइड्रेट ही देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सॉरी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मेन प्लांट इन गैमेटोफाइट इज, इनमें से बताना है मेन प्लांट बॉडी जिसकी गैमेटोफिटिक होती है वो कौन सा होता है, ब्रायोफाइट्स में, टेरिडोफाइट्स में, जिम्नोस्पर्म्स में या फिर एंजियोस्पर्म्स में। क्वेश्चन पढ़िएगा ध्यान से, ठीक है। द मेन प्लांट बॉडी इज गैमेटोफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12th के लिए जल्दी से बताइए, द मेन प्लांट बॉडी इज गैमेटोफिटिक कंडीशन में कहां पर देखने को मिलती है। चलो भाई जल्दी से बताएंगे, तो यहां पर बताएंगे कि एल्गी और ब्रायोफाइट्स में जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो कैसी होती है, तो बताएंगे गैमेटोफिटिक जनरेशन में देखने को मिलती है ना, क्या होगा, गैमेटोफिटिक होती है। बाकी अगर आप बात करो ब्रायोफाइटा हो गया, आप सॉरी टेरिडोफाइटा है ना, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, इसमें क्या होता है, मेन प्लांट बॉडी आपकी स्पोरोफाइट होती है जिसको कहा जाता है 2n स्टेज में। क्यों भाई, 2n स्टेज में देखने को मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम इज नॉट फाउंड इन, पाचन तंत्र नहीं पाया जाता है एस्केरिस में, टीनिया में, कॉकरोच में या फिर अर्थवर्म में। चलो जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 के लिए, किसमें पाचन तंत्र नहीं पाया जाता है, ठीक है, जल्दी से बताएंगे किसमें पाचन तंत्र नहीं पाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका एस्केरिस दिया है जिसको राउंड वर्म कहा जाता है, टीनिया सोलियम जो कि फ्लैट वर्म्स के नाम से जाना जाता है, तिलचट्टा कॉकरोच आप जानते ही हो, और आपका दिया है अर्थवर्म जिसको केचुआ कहा जाता है, ठीक है।
चलिए फटाफट से बताएंगे। तो कहाँ पर नहीं पाया जाता है, बताएंगे कि मैम ये फ्लैट वर्म्स में नहीं देखने को मिलता है ना। फ्लैट वर्म्स की बात कर लें या प्लेटी हेलमिंथीज की बात कर लें, इसमें नहीं देखने को मिलता है। बाकी एस्केरिस राउंड वर्म में भी देखने को मिलता है। कॉकरोच में तो बिल्कुल वेल डेवलप पाया जाता है, और अर्थ वर्म में भी कहेंगे वेल डेवलप देखने को मिलता है। ठीक है, टैप वर्म में नहीं पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ए मैमल विच लेज एग्स इज, एक स्तनधारी जो अंडे देता है वह कौन सा है। ठीक है, एक स्तनधारी जो कि क्या करता है, ओवीपेरस कंडीशन में देखने को मिलता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है आपका रैबिट, बी ऑप्शन है वेल, सी ऑप्शन है मैक्रोपस एंड डी ऑप्शन है डक्ट विल्ड प्लेटिपस। बतख चोच प्लेटिपस के नाम से इसको जानते हैं। चलिए भाई बताइए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए, क्वेश्चन नंबर 14 के लिए, इसमें से कौन सा ऐसा स्तनधारी है जो कि अंडे देता है। ठीक है, स्तनधारियों के लिए हम पढ़ते हैं ज्यादातर कि ये बच्चे देने वाले होते हैं, है ना। लेकिन कुछ इसमें अपवाद ऐसे भी होते हैं जो कि बच्चे देते हैं, सॉरी अंडे देते हैं, जैसे कि इकीडिना हो गया और क्या है प्लेटिपस। ये एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा, इकीडिना और प्लेटिपस ये दो ऐसे स्तनधारी हैं जो कि अंडे देते हैं। और इकीडिना के लिए ध्यान रखिएगा वो क्या है, वो जहरीला भी होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नंबर ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड इन मैन इज, मनुष्य के लिए आवश्यक अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है, 20, 18, 10 या फिर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 के लिए, नंबर ऑफ इसेंशियल अमीनो एसिड इन मैन इज, मनुष्य के आवश्यक अमीनो अम्ल की संख्या होती है, कितने अमीनो एसिड आपको देखने को मिलेंगे। एसेंशियल पूछा है, ध्यान रखिएगा, एसेंशियल, नंबर ऑफ इसेंशियल अमीनो एसिड्स इन मैन, मनुष्य के आवश्यक अमीनो अम्ल की संख्या होती है। चलिए बताइए फटाफट से, नंबर ऑफ इसेंशियल अमीनो एसिड इन मैन इज। चलो भाई तो क्या बता रहे हैं, इसमें 10th होता है, 10 होते हैं, 9 वैसे देखे जाते हैं, बट नंबर अगर एसेंशियल की पूछा जाए तो 10th होते हैं। ठीक है, 10 नंबर में 10 होते हैं। चलो भाई ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, 10th होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ए सेल विदाउट माइटोकॉन्ड्रिया इज, एक ऐसी सेल जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सेल विदाउट माइटोकॉन्ड्रिया, क्वाइनोसाइट सेल्स, स्पर्म सेल, एग सेल या फिर हिपैटिक सेल। चलिए जल्दी से आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए सेल विदाउट माइटोकॉन्ड्रिया, एक ऐसी सेल जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है क्वाइनोसाइट्स, बी ऑप्शन है स्पर्म सेल, सी ऑप्शन है एग सेल या फिर हिपैटिक सेल। चलिए जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए, तो ये क्या है, जो एग सेल होता है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। क्यों भाई, एग सेल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेमरी ग्लैंड्स आर विदाउट टीथ्स इन, मेमरी ग्लैंड्स जिसमें टीथ्स नहीं प्रेजेंट होती हैं कहाँ पर देखने को मिलता है, मेटाथीरियंस में, प्रोटोथीरियंस में, यूथीरियंस में या फिर थीरियंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए, मेमरी ग्लैंड आर विदाउट टीथ्स, ऐसी मेमरी ग्लैंड्स जिसमें टीथ्स नहीं पाए जाते हैं, ये कहां पर देखने को मिलती हैं, तो ये देखने को मिलती हैं कहां पर, प्रोटोथीरियंस मैमल्स में। ठीक है, प्रोटोथीरियंस में ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। फोरामेन ऑफ पेनिसी इज फाउंड इन द हार्ट ऑफ,
फोरामेन ऑफ पेनिजी किसके हृदय में पाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन दिया है आपका फ्रॉग में, बी ऑप्शन है पिजन में, सी ऑप्शन है क्रोकोडाइल में, या फिर रैबिट में। चलिए, किसके हृदय में फोरामेन ऑफ पेनिजी पाए जाते हैं? अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा भी गया है कई बार। चलो भाई जल्दी से बताएंगे। ठीक है, फोरामेन ऑफ पेनिजी पाए जाते हैं क्रोकोडाइल में, रेप्टाइल्स में पाए जाते हैं, स्पेशली कहां पर? क्रोकोडाइल्स में। बताएंगे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, क्रोकोडाइल में ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पीनियल इज ए, पीनियल क्या है? चलो, पीनियल ग्लैंड पढ़ते हैं। पीनियल एक टाइप की एन एक्सोक्राइन ग्लैंड है, एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, एक डाइजेस्टिव ग्लैंड है, या फिर एक फैट बॉडी है? नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए भाई जल्दी से आगे बढ़ते हैं। पीनियल क्या है? एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड है, एक डाइजेस्टिव ग्लैंड है, या फिर एक फैट बॉडी के अंतर्गत आती है? ठीक है, चलो जल्दी से बताएंगे। तो ये बताएंगे डक्टलेस ग्लैंड होती है ना, डक्टलेस ग्लैंड होती है, जिसको क्या कहते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड कहलाती है। और पाई कहाँ जाती है? मस्तिष्क के ब्रेन के पास पाई जाती है ना। ब्रेन के पास एक सफेद छोटी सी चपटी सी ग्रंथि होती है, और इस ग्रंथि से क्या निकलता है? इस ग्रंथि से मेलेटोनिन सिक्रीट होता है। मेलेटोनिन जो कि नींद वगैरह के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। डक्टलेस ग्लैंड होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड की कैटेगरी में आती है। अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। ऑप्शन डी इज द ऑप्शन बी यहाँ पर आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, हाँ, मेलेटोनिन सिक्रीट करता है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, गैनोइड स्केल्स आर प्रेजेंट इन, गैनोइड सल्क कहां पर पाए जाते हैं? फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है लेबियो में, बी ऑप्शन है एंग्यूला में, सी ऑप्शन है एमिया में, या फिर लेपिडोस्टियस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 के लिए, गैनोइड स्केल्स आर प्रेजेंट इन, ये एक टाइप की मछली में पाए जाते हैं और कहां पर देखने को मिलते हैं? जल्दी से बता दीजिए। ठीक है, गैनोइड स्केल्स कहां पर होते हैं? तो ये पाए जाते हैं लेपिडोस्टियस में, लेपिडोस्टियस में पाए जाते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरिस्टोटल लेंटन्स इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लास, ये क्वेश्चन बहुत बार किए हैं और अलग अलग तरीके से पूछा गया है। चलो, कौन सी क्लास में पूछा जाता है, कहां पर देखने को मिलता है? इकोनॉइडिया में, ऑफियोरॉइडिया में, एस्टीरॉइडिया में, या फिर होलोब्यूरॉइडिया में? किस क्लास में देखने को मिलता है? अरिस्टोटल लेंटन्स किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? चलो 21 के लिए फटाफट बताएंगे। चलिए, बहुत बार पढ़ा है, कहां पर देखने को मिलता है? सी अर्चिन में, है ना। और ये देखने को मिलता है सी अर्चिन किस कौन से क्लास से बिलोंग करता है? बहुत बढ़िया, इकोनॉइडिया से बिलोंग करता है ना। इकाइनोडर्मेट्स में आपको देखने को मिलता है। ऑप्शन ए हो जाएगा एकदम सही आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, काला अजार इज ट्रांसमिटेड बाय, काला अजार किसके द्वारा ट्रांसमिट होने वाली डिसीज है? ग्लोसिना के द्वारा, पेडिकुलस के द्वारा, एडीज के द्वारा, या फिर फ्लीबोटोमस के द्वारा? चलो, काला अजार जल्दी से बताएंगे। काला अजार इज ट्रांसमिटेड बाय, काला अजार बाजार नहीं है, ये काला अजार है, सॉरी यहाँ पर क्या है? काला अजार। चलिए 22 के लिए फटाफट से बताएंगे। ये लीशमैनिया डोनोवानी से होने वाली डिसीज है, और ये किसके द्वारा फैलाया जाता है? तो ये सैंड फ्लाई के द्वारा फैलाया जाता है। क्यों भाई, किसके द्वारा? बिल्कुल, बहुत अच्छे, ये सैंड फ्लाई के द्वारा फैलाया जाता है, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है? फ्लीबोटोमस कहा जाता है। कौन सी मक्खी है? बालू मक्खी, है ना। क्या कहलाती है? सैंड फ्लाई। चलिए, तो ऑप्शन डी, बहुत अच्छे, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेडरबर्ग रेप्लिका एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन्स, रेडरबर्ग रेप्लिका प्रयोग व्याख्या करता है किसकी? फर्स्ट ऑप्शन है लेमार्क्स थियरी की,
बी ऑप्शन है डार्विन थियरी की, सी ऑप्शन है म्यूटेशन थियरी की, या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से किसी की भी नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 के लिए, लैडरबर्ग रेप्लिका एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन, कौन सी चीज को ये एक्सप्लेन करता है? चलो तो इन्होंने क्या बताया था, लेडरबर्ग एक्सपेरिमेंट ने बताया था क्या, डार्विन्स थियरी के लिए। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, डार्विन्स थियरी को इन्होंने बताया था, डार्विनवाद की व्याख्या करता है, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिम्यूर इड्री इड्री इज फाउंड इन, सॉरी हाँ चलो, लीमर इड्री इड्री पाया जाता है कहाँ पर? इंडिया में, श्रीलंका में, मेडागास्कर में, या फिर नेपाल में? ये क्या है, एक स्पीसीज है जो कि कहां पर पाई जाती है, आपसे पूछा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, लीमर एड्री एड्री कहां पर देखने को मिलता है? इनको जनरली माइथोलॉजी के अनुसार इनको घोस्ट या स्पिरिट के अर्थ में प्रयोग किया गया है, और ये एक टाइप के प्राइमेट्स होते हैं। ठीक है, इनका विकास जो हुआ है वो क्या है, स्वतंत्र रूप से पाया गया है, और ये जो लीमर शब्द आता है ये किससे लिया गया है, रोमन माइथोलॉजी से लिया गया है। इसका मतलब है घोस्ट लाइक प्राइमेट्स, घोस्ट कह लीजिए या फिर स्पिरिट कह लीजिए। और ये कहाँ पर देखने को मिले हैं, तो ये मेडागास्कर द्वीप में है ना, मेडागास्कर द्वीप में देखने को मिले थे। बिल्कुल, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एलिमेंट्री कैनाल इज एब्सेंट इन द मैमल्स, सॉरी इन द एनिमल ऑफ क्लास, किस वर्ग के जंतुओं में आहार नाल अनुपस्थित होता है? फर्स्ट ऑप्शन दिया है आपका एरेक्निडा, बी ऑप्शन है सिस्टोडा, सी ऑप्शन ट्रेमेटोडा, या फिर निमेटोडा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 के लिए, एलिमेंट्री कैनाल इज एब्सेंट इन, एलिमेंट्री कैनाल कहां पर एब्सेंट होता है? चलिए भाई, हाँ तो इनको क्या है, अभी ये क्वेश्चन हमने किया, सिस्टोडा में ये पूर्णतः एब्सेंट होता है ना, जिनको क्या कहा जाता है, तो बताएंगे कि इनको टैपवर्म के नाम से जाना जाता है, और यहाँ पर पूर्णतः ये परजीवी होते हैं, इनमें कोई भी एलिमेंट्री कैनाल नहीं पाई जाती है। ये डायरेक्ट बॉडी वॉल से क्या करते हैं, जैसे कि बॉडी वॉल से ही चिपक के और डायरेक्ट एनर्जी, सॉरी डायरेक्ट जो भी फूड का एब्जॉर्बेशन होता है वो ये लेते हैं। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन कैन बी कॉल्ड ए सॉर्ट ऑफ ब्लड बैंक? क्वेश्चन दिया है, निम्न अंगों में से किस एक को रक्त बैंक के समान कहा जाता है? चलो रक्त बैंक हार्ट कहलाता है, लीवर कहलाता है, स्प्लीन कहलाता है, या फिर लंग्स कहलाता है? ब्लड बैंक, इनमें से किसे ब्लड बैंक के नाम से जाना जाता है? जल्दी से एक बार सभी लोग आंसर करिए। ब्लड बैंक, इनमें से किसको ब्लड बैंक के नाम से जाना जाता है भाई, जल्दी बताइए फटाफट से। बहुत बढ़िया, तो ये कहलाता है क्या, स्प्लीन, जिसको ब्लड बैंक के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रेस्पिरेटरी साइफोन इज फाउंड इन द लार्वा ऑफ, श्वसन नाल में, श्वसन नाल किसके लार्वा में पाया जाता है? रेस्पिरेटरी स्पॉन पूछा है, सॉरी रेस्पिरेटरी साइफोन किसके लार्वा में पाया जाता है? हाउस फ्लाई में, क्यूलेक्स में, एनाफ्लिस में, या फिर सिल्क वर्म के लार्वा में? लार्वा में पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 के लिए, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 27 के लिए फटाफट से बताएंगे सारे लोग। ठीक है,
रेस्पिरेटरी साइफोन किसके लार्वा में पाया जाता है? तो ये क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो के लार्वा में पाया जाता है ना, क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो के लार्वा में पाया जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेफाइड्स आर फॉर्म्ड ऑफ, रेफाइड्स किसके बने हुए होते हैं? फर्स्ट ऑप्शन दिया है आपका कैल्शियम फॉस्फेट के, बी ऑप्शन है कैल्शियम ऑक्सलेट के, सी ऑप्शन है कैल्शियम पेक्टेट के, या फिर कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए होते हैं। चलो भाई, रुचि पटेल जी, अच्छा कुछ लोग अभी आ रहे हैं, अभी धीरे धीरे इनकी नींद खुल रही है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 28 के लिए बताएंगे रेफाइड्स किसके बने हुए होते हैं, बहुत बार पढ़ा है ना। रेफाइड्स बने हुए होते हैं किसके, बताएंगे कैल्शियम ऑक्सलेट के बने हुए होते हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल्स होते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ मियोटिक डिवीजन रिक्वायर्ड टू फॉर्म 200 ग्रेन्स इन व्हीट, गेहूं के 200 दानों के निर्माण के लिए पूछा है कितने अर्धसूत्री विभाजन चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में फटाफट से 200 दानों के निर्माण के लिए अर्धसूत्री विभाजन कितने होने चाहिए? 100, 150, 200 या फिर 250? अच्छा चलिए जल्दी बताएंगे। दो सौ दानों के निर्माण के लिए अर्धसूत्री विभाजन कितने चाहिए? तो भैया 200 दाने हमको निर्माण करने हैं, है ना। 200 दानों का निर्माण करना है। एक दाने के लिए आपको पता है, एक दाने के लिए कितना होगा? 1/4 आप पढ़ते हो ना। एक के लिए क्या करते हैं? 4 मियोसिस हमको करनी पड़ेगी, 4 की आवश्यकता होती है। तो वैसे ही यहाँ पर आप लगा सकते हो 200 के लिए 200, इनको डिवाइड कर दो 4 से और इसको प्लस कर दो, है ना। तो कितना हो जाएगा? 200 और ये आपका आ जाएगा कितना? 25, है ना। तो ये 25 सॉरी 50 हो जाएगा। एक मिनट, ये आपका कितना? 50 हो जाएगा, है ना। 50 तो कितने हो जाएंगे? 250। 250 मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन कितने चाहिए? 250। चलिए ये ध्यान रखिएगा, 250 विभाजन आपको यहाँ पर चाहिए होंगे। किसके कितने दानों के लिए? 200 के लिए। ऑप्शन डी। चलो भाई ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है एम्फी वेसल वेस्कुलर बंडल अकर्स इन, एम्फी वेसल वेस्कुलर बंडल कहाँ पर देखने को मिलते हैं? फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है इसीनिया में, सॉरी ड्रेसीनिया में, इसीनिया नहीं है ये, ड्रेसीनिया, ठीक है। दूसरा है लाइकोपोडियम में, तीसरा है पाइनस में, या फिर कुकुरबिटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में एम्फी वेसल वेस्कुलर बंडल कहां पर देखने को मिलते हैं? एम्फी वेसल वेस्कुलर बंडल कहां पर देखने को मिलते हैं? बहुत बढ़िया, तो ये देखने को मिलते हैं कहां पर? ड्रेसीना में। ऑप्शन ए यहां पर एकदम सही हो जाएगा, है ना। ऑप्शन ए। लाइकोपोडियम को और किस नाम से जाना जाता है? एक बार बताइए, लाइकोपोडियम को किस नाम से जाना जाता है? पढ़ा है आपने बहुत बार, है ना। चलिए यहां पर ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, बहुत अच्छे, ठीक है। चलिए हाँ, लेफ्ट हैंड वाले दिमाग से तेज होते हैं, जो कोई भी बोल रहा है लेफ्ट हैंड से मैम लिखती हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन भी लेफ्ट हैंड से लिखते थे। अच्छा आप मिली थी क्या उनसे? आपने चाय पे, आपको चाय पे बुलाया था उन्होंने? चलो क्लब मॉस कहलाता है। हाँ, लाइकोपोडियम को क्या कहा जाता है? क्लब मॉस के नाम से भी जाना जाता है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूम्स आर मॉडिफाइड, ग्लूम्स किसका रूपांतरण होते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है पेटल्स का, बी ऑप्शन है सेपल्स का, सी ऑप्शन टेपल्स का, या फिर ब्रैक्ट्स का। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन में। ग्लूम्स आर मॉडिफिकेशन ऑफ, ग्लूम्स किसका रूपांतरण होते हैं? पेटल्स का, सेपल्स का, टेपल्स का, या फिर किसका? ब्रैक्ट्स का।
ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 31 के लिए, 31 के लिए फटाफट से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 31 के लिए, किसका रूपांतरण होते हैं? तो ये रूपांतरण होते हैं किसका? ब्रैक्ट्स का। किसका रूपांतरण होते हैं? ग्लूम्स ब्रैक्ट्स का रूपांतरण होते हैं, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन सिनर्जिड्स एंड एंटीपोडल्स मेक द एम्ब्रियो इट इज कॉल्ड। क्वेश्चन पूछा है, जब सहायक कोशिकाएं एवं प्रतिमुख कोशिकाएं भ्रूण बनाती हैं तब इसे कहा जाता है, तब ये क्या कहलाता है? फर्स्ट ऑप्शन, इसको एपोस्पोरी कहा जाता है। बी ऑप्शन है, इसको एपोमिक्सिस कहा जाता है। सी ऑप्शन है, एम्फीमिक्सिस कहलाता है, या फिर पॉली इम्ब्रियोनी कहलाता है। चलिए, अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से बताएंगे। ठीक है, जब दिया है, जब क्या हो रहा है, जब सिनर्जिड और एंटीपोडल एक एम्ब्रियो का निर्माण करती हैं तो इसे किस नाम से जाना जाता है? चलो भाई फटाफट से बताएंगे। जब सिनर्जिड और एंटीपोडल सेल आपस में मिलके क्या करती हैं? एक भ्रूण का निर्माण करती हैं, तो इसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसको कहा जाता है क्या? चलो भाई, ये कहलाता है क्या? एम्फीमिक्सिस के नाम से जाना जाता है, एम्फीमिक्सिस। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हो जाएगा, एम्फीमिक्सिस कहलाता है ये। ठीक है, एपोमिक्सिस तो होता है जब क्या है, विदाउट फर्टिलाइजेशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वगैरह होता है। एपोमिक्सिस तो वो हो जाएगा भाई, एपोमिक्सिस क्या होता है तो बताएंगे कि एपोमिक्सिस में जब सिनगैमी विदाउट मियोसिस हो जाता है कई कई बार, तो इसको एपोमिक्सिस कहलाता है ये। और एपोमिक्सिस में जैसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आप पढ़ते हो, ठीक है, तो एपोमिक्सिस नहीं होगा ये। जब सिनर्जिड और एंटीपोडल सेल आपस में मिलकर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करती हैं तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है क्या? एम्फीमिक्सिस। ऑप्शन सी यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई, क्वेश्चन दिया है, व्हेन सिनर्जिड्स एंड एंटीपोडल मेक एम्ब्रियो इट इज कॉल्ड एपोस्पोरी, एपोमिक्सिस, एम्फीमिक्सिस, या फिर पॉली एम्ब्रियोनी। ये वैसे एपोगैमी कहलाता है ना? एपोगैमी कहलाता है। हाँ, सही बात है, एपोगैमी कहलाता है। इसको क्या कहेंगे? एपोगैमी कहलाता है। तो एपोगैमी भी क्या है? एपोमिक्सिस के अंतर्गत ही आ जाएगा, है ना भाई। चलो, एपोगैमी भी एपोमिक्सिस के अंतर्गत ही आ जाएगा। मैंने बताया सही है, आंसर गलत लगाया। चलो, इसमें हाँ बी होगा, बी होगा, बी। ठीक है भाई, एपोमिक्सिस कहलाएगा। वही तो बता रहे हैं कि क्या है, जब सिनगैमी अर्धसूत्री विभाजन के, उसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं हो रहा है, मतलब सिनर्जिड और एंटीपोडल सेल जब मिलकर क्या करती हैं, ये बना रही हैं एक एम्ब्रियो, तो ये एपोगैमी के अंतर्गत आ जाएगा। एपोगैमी मतलब आपका क्या हो जाएगा? ये एपोमिक्सिस के अंतर्गत ही आ जाएगा, है ना? एपोमिक्सिस के अंतर्गत ही आ जाएगा। चलो भाई, एपोमिक्सिस के अंतर्गत ही आ जाएगा। ऑप्शन बी यहां पर आप लगा लीजिए, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गाइनोबेसिक स्टाइल इज फाउंड इन फैमिली। गाइनोबेसिक स्टाइल किस फैमिली में देखने को मिलता है? लेबिएटी में, एस्ट्रेसी में, यूफ्रोबिएसी में, या फिर पेपरवेसी फैमिली में। चलिए, एपोस्पोरी वो होता है जब क्या है, जब एंटीपोडल सेल और सिनर्जिड आपस में मिलकर किसका निर्माण कर रही हैं? तो बता रहे हैं कि ये निर्माण कर रही हैं जो एम्ब्रियो बन रहा है। ठीक है, एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन कह सकते हैं। चलिए, तो ये चलो अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 33 के लिए, गाइनोबेसिक स्टाइल
कहाँ पर देखने को मिलता है? ये तुलसी फैमिली में, जिसको लेबिएटी फैमिली के नाम से भी जाना जाता है ना, वहां पर देखने को मिलता है लेबिएटी फैमिली, या इसी को तुलसी फैमिली भी कहा जाता है। चलिए भाई आगे बढ़ें। चलो आगे आ जाते हैं। पैपस इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ, पैपस किसका रूपांतरण है? कैलेक्स का, कोरोला का, ब्रैक्ट का, या फिर लीफ का? पैपस, पैपस किसका रूपांतरण है? चलो जल्दी से बता दो भाई, पैपस किसका रूपांतरण है? ठीक है, तो ये किसका रूपांतरण होता है? ये रूपांतरण होता है बाह्य दल का, जिसको क्या कहा जाता है? कैलेक्स के नाम से जाना जाता है। बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम विच पार्ट ऑफ पपावर प्लांट इज ओपियम ऑब्टेन्ड, पपावर पौधे के किस भाग से अफीम प्राप्त किया जा सकता है? ड्राइड सीड से, अनराइप्ड फ्रूट से, रूट से, या फिर बार्क से, छाल से कहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पपावर प्लांट के किस भाग से अफीम, ओपियम निकाला जाता है और इसका उपयोग बहुत सारी दवाएं बनाने के लिए किया जाता है ना, पेन किलर वगैरह बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, औषधीय रूप में अफीम का प्रयोग होता है। और ये निकाला किससे जाता है? तो कच्चे फल से निकाला जाता है, अनराइप्ड फ्रूट से निकाला जाता है। ठीक है, अफीम किससे निकाला जाता है? तो अनराइप्ड फ्रूट से निकाला जाता है। बहुत अच्छे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन साइकस एंड कोनिफर्स इज, साइकस तथा कोनिफर्स के बीच की कनेक्टिंग लिंक इनमें से कौन सी है? एफेड्रा है, क्यूप्रेसस है, जिंको है, या फिर स्यूगा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में चलो। द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन साइकस एंड कोनिफर्स, बिना पका हुआ, हाँ बिना पका हुआ, उसी को अनराइप्ड फ्रूट कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन में फटाफट से आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 के लिए, द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन साइकस एंड कोनिफर्स इज, कनेक्टिंग लिंक पूछा है, साइकस और कोनिफर्स के बीच की कनेक्टिंग लिंक कौन कहलाता है? तो ये कहलाता है जिंको, जो कि सजीव और निर्जीव भी, सजीव और निर्जीव के बीच की भी कड़ी कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, जिंको, लिविंग फॉसिल। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। ट्रांसफ्यूजन टिश्यू अकर्स इन, ट्रांसफ्यूजन टिश्यू कहां पर देखने को मिलते हैं? ट्रांसफ्यूजन टिश्यू लीफलेट ऑफ साइकस में, निडल ऑफ पाइनस में, लीव्स ऑफ यूकेलिप्टस में, या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से किसी में नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए ट्रांसफ्यूजन ऊतक कहां पर देखने को मिलते हैं? फटाफट से बताएंगे। चलो भाई, कहां पर देखने को मिलते हैं ट्रांसफ्यूजन टिश्यूज? कहां पर देखने को मिलते हैं? तो ये देखने को मिलते हैं, एकदम सही, लीफलेट ऑफ साइकस में, है ना, साइकस के पत्रक में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एन एक्वा ब्रायोफाइट इज, एक जलीय ब्रायोफाइटा, इसमें से कौन सा है? रिक्सिया डिस्कलर, रिक्सिया फ्लूटेंस, एंथोसिरोस, या फिर स्फैग्नम, इनमें से कौन सा एक एक्वाटिक जलीय कह सकते हैं कि ब्रायोफाइट है? चलिए जल्दी से बताइए, एक्वाटिक ब्रायोफाइट, इनमें से कौन सा एक जलीय ब्रायोफाइट है? ठीक है, चलो जल्दी बताओ, इनमें से कौन सा एक जलीय ब्रायोफाइट है? तो बिल्कुल इसमें रिक्सिया फ्लूटेंस की जो स्पीसीज है, ये क्या है? ये जलीय है। कहेंगे कहां पर? वाटर में देखने को मिलती है। क्यों भाई? वाटर में आपको देखने को मिल जाएगी। ब्रायोफाइट्स क्या कहलाते हैं? पहले ऐसे प्लांट जो कि कहां से निकलकर, तो कहेंगे कि वाटर से निकलकर जमीन पर भी उगते हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है क्या? तो बताएंगे ये कहलाते हैं एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। क्यों भाई? एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम के नाम से भी इनको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रेबेकुलर ट्रेबेकुलर एंडोडर्मिस, क्या लिखा है भाई? ट्राइबेकुलर एंडरमिस, एंडोडर्मिस हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये क्या है? एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस अकर्स इन द स्टेम, ट्राइबेकुलर
एंडोडर्मिस कहाँ पर देखने को मिलता है? फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है टेरिस में, बी ऑप्शन है स्लेजिनेला में, सी ऑप्शन है पाइनस में, या फिर एजोला में। चलिए भाई जल्दी से बताएंगे फटाफट से सभी लोग, और जितने लोग भी नए आ रहे हैं उन सभी से निवेदन है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि टाइम टाइम पे आपको आने वाले क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलते रहें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। चलिए बताना है आपको ट्रेबेकुलर एंडोडर्मिस कहाँ पर देखने को मिलता है, तो ये देखने को मिलता है स्लेजिनेला में। ठीक है, स्लेजिनेला। स्लेजिनेला की स्पीसीज के बारे में जब आप पढ़ते हो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको पता होना चाहिए। स्लेजिनेला की ही एक स्पीसीज है जिसको जनरल भाषा में आप एक पढ़ते हो ना, ये कहाँ पर देखने को मिलता है, तो ये देखने को मिलता है स्पेशली कुछ ही जगह हैं जहां पर ये उगता है, और इसकी एक ऐसी स्पीसीज है जिसको जड़ी बूटी, कौन सी, जो लक्ष्मण वाली जो जड़ी बूटी है, क्या कहते हैं, संजीवनी बूटी, वो यही प्लांट होता है। ठीक है, संजीवनी बूटी स्लेजिनेला की ही एक स्पीसीज होता है। चलिए तो ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, इंटरेस्टिंग फैक्ट, स्लेजिनेला की ही एक स्पीसीज है जिसको कहा जाता है कि ये इसमें इतना मतलब औषधीय गुण ऐसे होते हैं जो कि किसी मृत सेल को, या मृत मतलब ऑलमोस्ट डेड सेल को भी ये वापस से क्या कर सकता है, तो वापस से ये जीवित कर सकता है। और यही स्पीसीज जो बजरंगबली उठा के लाए थे पहाड़ ना, वो यही इसी की एक स्पीसीज थी जिसको घोट करके पिलाया गया था लक्ष्मण जी को, संजीवनी बूटी। चलो भाई आगे बढ़े। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगार अगार इज कॉमर्शियली ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मेंबर ऑफ, अगार अगार को व्यवसायिक रूप से, व्यवसायिक स्तर पर किन सदस्यों से प्राप्त किया जा सकता है? हाँ, संजीवनी बूटी। हाँ भाई, संजीवनी बूटी यही थी। चलो, क्लोरोफाइसी मेंबर से निकलता है, साइनोफाइसी मेंबर से निकलता है, फियोफाइसी मेंबर से, या फिर रोडोफाइसी मेंबर से। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, इसको हमने किया था, है ना। ये रेड एल्गी से निकाला जाता है, रोडोफाइसी मेंबर से। चलो, रोडोफाइसी मेंबर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डीएनए पॉलीमरेज इज हाईली एक्टिव ड्यूरिंग, डीएनए पॉलीमरेज के लिए दिया है सर्वाधिक क्रियाशील कब होता है, सबसे ज्यादा हाईली एक्टिव कब देखने को मिलता है? फर्स्ट ऑप्शन दिया है प्रोफेज में, बी ऑप्शन है मेटाफेज में, सी ऑप्शन है एस फेज में, या फिर G2 फेज में। चलिए, अच्छा क्वेश्चन है। डीएनए पॉलीमरेज इज हाईली एक्टिव ड्यूरिंग, किस समय डीएनए पॉलीमरेज सबसे ज्यादा क्या है, सबसे ज्यादा एक्टिव कंडीशन में होता है? ठीक है, तो डीएनए पॉलीमरेज ऑब्वियस सी बात है भैया, इसका काम क्या है, इसका टारगेट ही है क्या, डीएनए। तो डीएनए जहां पर सबसे ज्यादा इसको दिखेगा वहीं पर ये क्या करेगा, आक्रमण करेगा, है ना। और आक्रमण करेगा कहां पर, डीएनए जहां पर सिंथेसाइज हो रहा होगा, और ये होता है एस फेज में जिसको सिंथेटिक अवस्था कहा जाता है। यहाँ पर क्या होता है, डीएनए की सिंथेसिस होती है, डीएनए सिंथेसिस यहाँ पर देखने को मिलती है, और यहीं पर सबसे ज्यादा डीएनए पॉलीमरेज क्या होता है, तो बताएंगे कि डीएनए पॉलीमरेज सबसे ज्यादा जो एक्टिव होता है वो देखने को मिलता है। ठीक है भाई, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द एग ऑफ फ्रॉग इज, मेढक का अंडा कैसा होता है? चलो, फर्स्ट ऑप्शन है एलेसाइथल होता है, बी ऑप्शन पॉलीलेसाइथल होता है, सी ऑप्शन है माइक्रोलेसाइथल होता है, या फिर टीलोलेसाइथल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। चले क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। द एग ऑफ फ्रॉग इज, फ्रॉग का एग कैसा होता है? चलिए भाई फटाफट से बताएंगे फ्रॉग का एग कैसा होता है। ठीक है, जल्दी से बताइए। तो फ्रॉग का जो एग होता है वो कैसा होता है, वो टीलोलेसाइथल होता है ना। टीलोलेसाइथल। एलेसाइथल किसका होता है बताएंगे आप, जो ह्यूमंस की बात कर ले, है ना। ह्यूमंस में जो एग होता है वो एलेसाइथल होता है। माइक्रोलेसाइथल इंसेक्ट वगैरह में देखने को मिलता है, इंसेक्ट्स में आपको क्या होता है, माइक्रोलेसाइथल देखने को मिलता है। ठीक है भाई, चलिए तो यहाँ पर मीजोलेसाइथल, हाँ मीजोलेसाइथल भी आपका क्या है, एम्फीबियंस में देखने को मिलता है। फिलहाल आपसे एग्जैक्टली पूछा है फ्रॉग के लिए, तो फ्रॉग के लिए आप बताएंगे कि इसमें हो जाएगा टीलोलेसाइथल। ठीक है, मीजोलेसाइथल एम्फीबियंस में होता है,
चलो, पॉलीलेसाइथल भी आपका कई दफा रेप्टाइल्स में, पक्षियों में भी देखने को मिलता है, कुछ प्रोटोथीरियंस एनिमल्स में भी देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए न्यूक्लियोसोम कंसिस्ट ऑफ, एक न्यूक्लियोसोम बना होता है डीएनए, आरएनए, हिस्टोन्स का, डीएनए ओनली, डीएनए एंड नॉन हिस्टोन, या फिर डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 के लिए, क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 43 के लिए, एक न्यूक्लियोसोम किसका बना हुआ होता है, जल्दी से बताएंगे। एक न्यूक्लियोसोम किसका बना हुआ होता है? तो न्यूक्लियोसोम की बात हो रही है, बिल्कुल यहाँ पर डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन आपको देखने को मिलेगा, है ना भाई। डीएनए और क्या है, हिस्टोन प्रोटीन्स का बना हुआ होता है। चलो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राइमरी मैसेंजर इन एनिमल बॉडी आर, जंतुओं में प्राथमिक सूचना वाहक कौन होते हैं? फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है एंजाइम्स, बी ऑप्शन को एंजाइम्स, सी ऑप्शन है हार्मोन्स होते हैं, या फिर CAMP होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक वाहक, जंतुओं में जो प्राथमिक वाहक होते हैं वो कौन होते हैं? चलिए, फर्स्ट मैसेंजर, हमारी बॉडी में फर्स्ट मैसेंजर की तरह कौन काम करते हैं, जल्दी से बताइए। तो हमारी बॉडी में जितने भी हार्मोन्स हैं, है ना, जो कि बॉडी में ही प्रेजेंट ग्लैंड्स से निकलते हैं, और ये सारे के सारे संकेत देते रहते हैं, है ना। नींद आ रही है तो ये संकेत दे रहे हैं, भूख लग रही है, प्यास लग रही है ना, कुछ किसी भी टाइप का आपको गुस्सा आ रहा है, आपको प्यार आ रहा है, आपको कुछ भी कोई भी इमोशंस फील हो रहा है, तो ये सारे के सारे संकेत कौन देता है, ये हार्मोन्स ही इंडिकेट करते हैं। क्यों भाई? हाँ, सारे के सारे जो मैसेंजर की तरह काम करते हैं वो काम करते हैं कौन? हार्मोन्स। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, ए माइक्राइन सेल्स आर लोकेटेड इन, ए माइक्राइन सेल्स कहां पर उपस्थित होती हैं? ए माइक्राइन सेल्स कहां पर उपस्थित होती हैं? कॉर्निया ऑफ आई में, आंख की कॉर्निया में, लेंस ऑफ आई में, आंख की लेंस में, ठीक है। बी ऑप्शन आपका, सी ऑप्शन आपका दिया है रेटिना में, या फिर ऑसिपिटल एरिया ऑफ ब्रेन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 के लिए, ए मैक्राइन कोशिकाएं कहां पर होती हैं? ए मैक्राइन पढ़ा होगा बहुत बार, है ना। ये कहां पर देखने को मिलती हैं? तो ये बताएंगे कि कॉर्निया, सॉरी, रेटिना में देखने को मिलती हैं। क्यों भाई? रेटिना में देखने को मिलती हैं, आंख की रेटिना में। बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोकोमोशन इन लीच अकर्स इन, अच्छा ये क्वेश्चन हमने कल भी किया था, कल एक कोई कमेंट किया था कि लोकोमोशन जो लीच में है वो नहीं होता है बाई सीटी, भैया सीटी के द्वारा ही होता है इसमें, ठीक है। कल किसी बच्चे ने कमेंट किया था, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, ये क्वेश्चन इसीलिए मैंने वापस से इसमें रखा है। क्वेश्चन नंबर 46 के लिए, क्वेश्चन नंबर 46 के लिए फटाफट से बताएंगे। पैरापोडिया के द्वारा होता है, फुट तो होते नहीं है, हाइड्रोस्केलेटन का कोई रोल है नहीं इसमें, है ना। इनमें छोटे छोटे क्या है, सीटी स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, और इसी के द्वारा ये क्या है, सरक कर चलता है, ऐसे खिसक कर, है ना। सीटी सीटी पाए जाते हैं। किसी बच्चे ने कल कमेंट किया था, तो इसीलिए वापस से मैंने ये क्वेश्चन रखा है। कल डीडी बताया था भैया, डीडी कल भी बताया था, आज भी डीडी ही बता रहे हैं। चलो, तो इसमें सीटी पाई जाती हैं, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सटेंसिबल एंड वाटर रेजिस्टेंस एपिथेलियम इज, ये भी क्वेश्चन कल आया था। स्क्वेमस एपिथेलियम होता है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम होता है, कॉल्यूमनर होता है, या फिर स्ट्रेटिफाइड होता है? तो ये बताएंगे कि ये पाया जाता है इसमें ट्रांजिशनल एपिथेलियम, और ये कहाँ पर पाया जाता है? आपका जो यूरिनरी ब्लेडर हो गया, यूरेटर हो गया, उसमें ये देखने को मिलता है, ठीक है, उसमें ये देखने को मिलता है। चलो, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी हो जाएगा।
चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द फिनोमिना ऑफ मेटाजेनेसिस इज सीन इन, मेटाजेनेसिस की प्रोसेस कहाँ पर देखने को मिलती है? चलो भाई, मेटाजेनेसिस की प्रोसेस कहाँ पर देखने को मिलती है? क्वेश्चन नंबर 48 के लिए फटाफट से बताइए, क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। ठीक है, चलो। द फिनोमिना ऑफ मेटाजेनेसिस कहाँ पर देखने को मिलता है? फर्स्ट ऑप्शन आपका सम प्रोटोजोअन्स में, बी ऑप्शन है सम स्पंजेस में, सी ऑप्शन है सम सिलिंड्रेट्स में, या फिर सम एलिमेंट्स में। चलिए भाई, फटाफट से बताएंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। मेटाजेनेसिस की प्रोसेस आपको कहाँ पर देखने को मिलती है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर है आपका 48, क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। चलिए, बहुत बढ़िया। तो मेटाजेनेसिस आपको कहाँ पर देखने को मिलती है? ये आपको सिलिंड्रेट्स के अंतर्गत देखने को मिलती है। ऑप्शन सी हो जाएगा। बहुत अच्छे, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन द सेंट्रोमियर इज लोकेटेड एट द एपेक्स टिप पर ऑफ द क्रोमोसोम, द टाइप ऑफ क्रोमोसोम विल बी। जब सेंट्रोमियर दिया है गुणसूत्र के कहाँ पर, शीर्ष पर उपस्थित हो, तो ऐसे गुणसूत्र का प्रकार क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है मेटासेंट्रिक कहलाएगा, बी ऑप्शन है टीलोसेंट्रिक, सी ऑप्शन है एक्रोसेंट्रिक, या फिर सब मेटासेंट्रिक। क्वेश्चन आपका दिया है कहाँ पर प्रेजेंट होगा? एपेक्स पर, यहाँ पर टिप पर ऐसे प्रेजेंट होगा। ठीक है, ऐसे। तो ये क्या कहलाएगा? चलो फटाफट से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर क्या है 49 के लिए? क्वेश्चन नंबर 49 के लिए बताइए, मेटासेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, या फिर सब मेटासेंट्रिक, क्या कहलाएगा? क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। जब सेंट्रोमियर गुणसूत्र के शीर्ष पर उपस्थित हो तो इसको किस नाम से जाना जाता है? बहुत बढ़िया। तो ये कहलाता है क्या? टीलोसेंट्रिक, है ना? क्या कहलाएगा? टीलोसेंट्रिक। ऑप्शन सी। मेटासेंट्रिक मतलब बीच में है, बीच में, और दो इक्वल आर्म्स जब बनेगी तो ये मेटासेंट्रिक कहलाएगा। सब मेटासेंट्रिक मतलब एक आर्म छोटी और एक आर्म छोटी बड़ी होगी। एक्रोसेंट्रिक मतलब थोड़ा सा ऊपर होगा। ठीक है, और टीलोसेंट्रिक मतलब एकदम ऐसे किनारे पे होगा, आई का स्ट्रक्चर बनाता है। चलो, आई का स्ट्रक्चर बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लास वाइबेल्विया इज आल्सो कॉल्ड, क्लास वाइबेल्विया को और क्या कहा जाता है? गैस्ट्रोपोडा कहलाता है, सिफेलोपोडा कहलाता है, पैलियोसाइपोडा कहलाता है, या फिर इसको एरेक्निडा कहा जाता है। ठीक है, चलो, क्लास वाइबेल्विया को और किस नाम से जाना जाता है? जितने लोग भी अभी कमेंट कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 46 अभी लास्ट में बता दीजिएगा, देख लिया जाएगा। ठीक है, फिलहाल अभी क्वेश्चन जो कर रहे हो उस पर ध्यान दे लो। क्वेश्चन नंबर 46 के लिए हम भी डिस्कस कर लेंगे। अब कोई भी बच्चा कमेंट नहीं करेगा बीच में। जो क्वेश्चन चल रहे हैं अभी उस पर ध्यान दे लो। जो क्वेश्चन आपको डाउट लग रहा है उसमें जो भी है क्लास के लास्ट में बोला करो आप लोग।
ठीक है, क्लास के लास्ट में बता देना, उसके बाद डिस्कस कर लिया जाएगा। हम भागे नहीं जा रहे हैं, हम खड़े इसीलिए हैं कि आपके डाउट क्लियर हों। और जो बार बार स्पैम कर रहे हो आप लोग चैट में, ये बहुत गंदी आदत है, इसकी वजह से बाकी बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं। एक फ्लो बना हुआ होता है क्लास का और उसमें आप लोग कंटिन्यू स्पैम कर रहे हैं। मैं बोल नहीं रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा है, हम इसलिए नहीं क्लास में बोलते हैं ताकि बाकी बच्चे डिस्टर्ब ना हो। लेकिन आप लोग की आदत हो गई है एकदम, मतलब स्पैम पे स्पैम, सेम मैसेज 50 बार उसी को डालेंगे। भाई हमको भी दिखाई दे रहा है, हम भी खड़े यहाँ पर इसीलिए हैं कि आपके डाउट क्लियर करके जाएं। हम पागल नहीं है कि बस चिल्ला रहे हैं, आप लोग को समझ ही नहीं आता है ना। जितने लोग अब, या तो दोबारा अगेन मुझे ऐसे मैसेज दिखेंगे, मैं सीधे ब्लॉक करवा दूंगी। पढ़ाई करनी है आप लोग को, पढ़ाई उस पर ध्यान नहीं है, बस एक क्वेश्चन, अरे भाई डाउट है छोड़ दो ना, क्वेश्चन अभी लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। ये क्या तरीका होता है कि बस लगे पड़े हैं उसी में लगे पड़े हैं, कोई और बात ही नहीं होगी। बाकी क्वेश्चन चल रहे हैं उस पर ध्यान नहीं है, और क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे उस पर ध्यान नहीं है, बस बात करवा लो बेमतलब की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बताइए, क्लास वाइवेल्विया को किस नाम से और जाना जाता है? हम लोग सोचते हैं ना कि बहुत आराम से आप लोग से डील करते हैं, और ये जो तरीका होता है ना, ये बहुत गलत तरीका होता है। यहाँ टीचर अगर खड़ा होके बोल रहा है और हम भी कंटिन्यू आपसे बात कर रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि आपकी बात सुनी नहीं जा रही है, बट फिर भी कंटिन्यू स्पैम पे स्पैम, क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, ये गलत है वो सही है, ये गलत है हमने इस किताब में पढ़ लिया, हमने उस किताब में पढ़ लिया, तो बस वही बताएंगे, है ना। विश्व प्रकाश मिश्रा जी, बेटा इतना एक चीज बताएं आपको ना, यहाँ पर अगर हम खड़े होके बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो आपसे ज्यादा नॉलेज है हमारे पास, ठीक है। और ये अगेन आप जो बता रहे हो बार बार ना कि ये है ये है ये है, हम भी पढ़ के बैठे हैं, आप उस चीज को लास्ट में आपको मौका दिया जाता है ना कि पढ़ लीजिए, अभी क्वेश्चंस की बात होगी तब आपके जवाब नहीं आएंगे। बाकी बच्चे यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं, बाकी बच्चे पढ़ रहे हैं, आपकी वजह से बाकी लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। कोई भी डाउट है, हम कोई सर्वज्ञानी नहीं है, हम भी ये मान के बैठे हैं, हम कोई सर्वज्ञाता नहीं है कि हम कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, हमसे भी गलतियां होती हैं, हम वो एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन आप लोग को आदत हो गई है कि अगर कोई नहीं बोल रहा है तो उसको कंटिन्यू बस ऐसा फील करवाना है कि नहीं आप ही सर्वज्ञानी हो, है ना। हमको थोड़े पता है, हम तो बस ऐसे ही उठ के चले आए हैं यहाँ पर बताने। चलिए, जो भी अभी डाउट होगा, मैं अगेन बोल रही हूँ, क्लास के लास्ट में मैं आपको टाइम देती हूँ कि बेटा जो भी किसी को डाउट हो आप बताइए, हम वो डिस्कस कर लेंगे, लेकिन नहीं क्लास के बीच में स्पैम पे स्पैम करना है। चलिए अच्छा, इग्नोर। क्लास वाइवेल्विया को और किस नाम से जाना जाता है, और किस नाम से इसको कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है गैस्ट्रोपोडा, बी ऑप्शन है सिफेलोपोडा, सी ऑप्शन है पहली सिपोडा, या फिर इसी को एरेक्निडा के नाम से जाना जाता है। चलिए अच्छा, ठीक है भाई आगे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, वर्ग वाइवेल्विया इसी के अंतर्गत आप पढ़ते हो ना, ये क्या है, समुद्री और समुद्र में और ताजे जल में भी पाए जाते हैं, और उसके अलावा आपको देखने को मिलता है कि इसमें आप ओएस्टर्स, और क्या है, ओएस्टर्स जिनसे मोती निकाले जाते हैं, इसी के अंतर्गत आते हैं। इन्हीं को क्या कहा जाता है, तो इन्हीं को पहली सिपोडा के नाम से भी जाना जाता है। ओएस्टर्स आते हैं जिनसे मोती बनता है। क्यों भाई, ओएस्टर्स जिनसे मोती बनता है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन है, मोर्टेनियर एंड गैलो वर क्रेडिटेड फॉर आइसोलेटिंग। मोर्टेनियर और गैलो को क्या प्राप्त करने का श्रेय दिया जाता है, इनको किस लिए बताया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है इन्होंने एड्स वायरस की खोज की थी, इसके लिए। बी ऑप्शन है हिपेटाइटिस बी वायरस की खोज की थी, इसके लिए। सी ऑप्शन है आपका इन्होंने पोलियो वायरस खोजा था, या फिर T2 फेज का इन्होंने क्या किया था, खोज किया था। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 के लिए, क्वेश्चन नंबर 51 के लिए फटाफट से बताइए।
मोटेनियर तथा गैलो को किस नाम से जाना जाता है, किसके लिए इनका नाम एक तरह से आता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने क्या किया था, एड्स के विषाणु की खोज की थी, जो कि है आपका HIV वायरस। क्यों भाई? एड्स का जो विषाणु है वो कौन सा है? HIV वायरस जो आप पढ़ते हो, है ना, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस जो आप पढ़ते हो, इसकी खोज की थी इन्होंने, और इन्होंने ही बताया था एड्स के वायरस के बारे में। एड्स जिसको कहा जाता है, फुल फॉर्म इसका आप पढ़ते ही हो, है ना भाई। एड्स जिसको क्या कहा जाता है तो बताएंगे, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है। और इसकी वजह से एक तरह से कहेंगे, जैसे ये देखने को मिलता है, तो ये ऐसा बंच होता है बीमारियों का कि सारी की सारी जो प्रतिरक्षा, बॉडी की प्रतिरक्षा कोशिकाएं हैं वो धीरे धीरे नष्ट होने लगती हैं, है ना। तो ये क्या है, बंच ऑफ डिसीज के नाम से जाना जाता है, और इसका कारण कौन है? HIV वायरस। तो इसी की खोज इन्होंने की थी। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर इज कॉल्ड एज, जंतु व्यवहार के अध्ययन को क्या कहा जाता है? चलिए, जंतु व्यवहार के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एंटोमोलॉजी कहलाता है, एथिनोबायोलॉजी कहलाता है, इथोलॉजी कहलाता है, या फिर इकोलॉजी कहलाता है? चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 के लिए बताना है, क्वेश्चन नंबर 52 के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 के लिए। चलो भाई, जीवों के व्यवहार में जो अध्ययन किया गया है वो किस ब्रांच में करते हैं? चलिए भाई, जल्दी से बताएंगे। तो ये क्या कहलाता है? इथोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा यहाँ पर, इथोलॉजी। एंटोमोबायोलॉजी क्या कहलाता है? एंटोमोबायोलॉजी क्या कहलाता है? कमेंट करिए फटाफट से, एंटोमोबायोलॉजी इसके अंतर्गत क्या करते हैं? चलिए बताइए भाई, एंटोमोबायोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? एंटोमोबायोलॉजी। हाँ चलो, एंटोमोबायोलॉजी इंसेक्ट की स्टडी होती है ना भाई। चलो, जो कीट होते हैं, कीट बग्स वगैरह, ये सब इसके अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। इकोलॉजी तो आप पढ़ते ही हो, है ना, इकोसिस्टम वगैरह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्लैजिलेटेड सेल्स इन स्पंज, स्पंज में जो फ्लैजिलेटेड सेल्स होती हैं वो कौन सी होती हैं? फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है पिनेकोसाइट्स, बी ऑप्शन है पोरोसाइट्स, सी ऑप्शन है क्वाइनोसाइट्स, या फिर नन ऑफ दीज। ध्यान रखिएगा, फ्लैजिलेटेड पूछा है, ठीक है। फ्लैजिलेटेड सेल्स जो कि आपको कहाँ पर देखने को मिलती हैं? फ्लैजिलेटेड सेल्स इन स्पर्म, सॉरी स्पंजेस, स्पंजेस में जो फ्लैजिलेटेड सेल्स होती हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? बताइए एक बार फटाफट से। चलो भाई, पिनेकोसाइट्स होती हैं, पोरोसाइट्स, क्वाइनोसाइट्स, या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कुछ नहीं। चलो, ये स्पेशली करेक्टर्स भी होते हैं, है ना, स्पेशल करेक्टर्स भी होते हैं जो आपको देखने को मिलती हैं केवल और केवल कहाँ पर? स्पंजेस में, जो कि पोरीफेरेंस के मेमल्स होते हैं, तो सॉरी पोरीफेरेंस के मेंबर्स होते हैं। क्वाइनोसाइट सेल्स, इनमें स्पेशल करेक्टर देखने को मिलते हैं। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, मेड्रोपोराइड्स इज एसोसिएटेड विथ, मेड्रोपोराइड्स संबंधित है कैनाल सिस्टम ऑफ स्पंजेस में, रिप्रोडक्शन इन प्रॉन में, वाटर वेस्कुलर सिस्टम ऑफ स्टारफिश में, या फिर रेस्पायरेशन इन प्रॉन में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए फटाफट से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 के लिए।
चलो भाई, बहुत बढ़िया। हाँ, तो ये क्या होगा, ये बताएंगे। मैड्रीपोराइड पूछा है ना? हाँ, मैड्रीपोराइड किससे रिलेटेड है? तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल, बहुत अच्छे। इसमें हो जाएगा वाटर वेस्कुलर सिस्टम ऑफ स्टार फिश में आपको ये देखने को मिलता है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम ऑफ स्टार फिश। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, इकाइनोडर्मेटा में आपको देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। रॉक बी इज, चट्टानी मक्खी, चट्टानी मक्खी इसमें से कौन सी है? एपिस फ्लोरिया, एपिस इंडिका, एपिस डॉर्सेला या फिर नन ऑफ दीज? इनमें से कौन सी एक ऐसी स्पीसीज है मक्खी की जिसको क्या कहा जाता है? रॉक बी के नाम से जाना जाता है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 के लिए बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 55 के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 के लिए। क्वेश्चन नंबर 55 के लिए क्या हो जाएगा? तो ये है एपिस डॉर्सेला। ये एक ऐसी स्पीसीज होती है जो बाकी मक्खियों की, बाकी मधुमक्खियों से अगर कंपेयर करें तो उसकी तुलना में काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है ना भाई, काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है। और ये अपने जो छत्ते लगाती है वो वृक्षों की ऊंची शाखाओं पे लगाती है। जहाँ पर पेड़ क्या है, काफ़ी ऊंचे होते हैं, वहाँ पर ये वृक्षों की सबसे ऊपरी ऊपरी शाखा पर ये अपना छत्ता लगाएगी। और एज कंपेयर, जैसे छोटी छोटी जो मक्खियाँ होंगी उनके कंपेयर में ऑब्वियस सी बात है, इसकी जो मधुमक्खी है इसके छत्ते में शहद भी ज़्यादा होता है और क्या है, संख्या भी ज़्यादा होती है। नंबर में कह सकते हैं, नंबर में इन द नंबर हो सकता है कि, लेकिन जो साइज होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। तो ये ध्यान रखेंगे, यहाँ पर ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी बड़ा होता है, काफ़ी बड़ी साइज में होती हैं और खतरनाक भी होती हैं। ठीक है, चलिए इसी वजह से इनको क्या है, चट्टानी मक्खी के नाम से जाने जाता है। ये खुले जगहों में रहना पसंद नहीं करती हैं। ठीक है, चलो ये जनरली खुली जगह पे रहना पसंद नहीं करती हैं। हाईएस्ट हनी प्रोडक्शन, हाँ काफ़ी ज़्यादा इनमें हनी का प्रोडक्शन होता है क्योंकि ऐसी जगह पर ये रहती ही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन में। आइए, फॉसिल्स ऑफ आर्कियोप्टेरिस वाज डिस्कवर्ड बाय, आर्कियोप्टेरिस का जीवाश्म किसके द्वारा खोजा गया था? फर्स्ट ऑप्शन है एच स्पेनस के द्वारा, बी ऑप्शन है ई हीकल के द्वारा, सी ऑप्शन है एंड्रस वैगनर के द्वारा या फिर वी कुरियन के द्वारा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 56 के लिए बताना है। फॉसिल ऑफ आर्कियोप्टेरिस किसके द्वारा खोजा गया था? आर्कियोप्टेरिस का जो फॉसिल है वो किसके द्वारा खोजा गया था? आर्कियोप्टेरिस एक प्राचीन पक्षी है ना। जीवाश्म इसके बहुत ज़्यादा 15 करोड़ वर्ष पुरानी जुरैसिक चट्टानों में इनके जीवाश्म मिलते हैं। और इसको क्या कहा जाता है? तो इसको सरीसृप और पक्षियों के बीच की, रेप्टाइल्स और बर्ड्स के बीच की कनेक्टिंग लिंक भी कहा जाता है। ये कहाँ पर देखने को मिला है इसका जीवाश्म? सबसे पहले अगर बात की जाए तो इसका जीवाश्म कहाँ पर देखने को मिला, इसके द्वारा खोजा गया था? चलो बताना है फटाफट से। तो ये एड्रियोस बैनर के द्वारा खोजा गया था और काफ़ी सालों पहले इनमें ऐसे देखने को मिलता था, इनकी जो चोंच होती थी उसमें टीथ प्रेजेंट थे, चोंच विथ टीथ, है ना, जो बीक थी इनकी उनमें टीथ देखने को मिले थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब होता है? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 1 जून को, 7 अगस्त को, 11 जुलाई को या फिर 27 मार्च को? नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए भाई, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी बताइए। ठीक है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? आंसर सभी लोग बताइए फटाफट से। और देखिए अभी आपको पता है कि केवीएस का फॉर्म ही अभी भरा जा रहा है ना। केवीएस की भी आपकी डेट आ गई है। केवीएस की आपकी डेट आपको देखने को मिली होगी 10th और क्या है 11 जनवरी है ना भाई। कौन कौन इनमें से आप लोग कोई है जो केवीएस का फॉर्म भरा है? केवीएस का मैं तो कहूँगी आप लोग फॉर्म जरूर भरिएगा, कुछ नहीं तो आपको कम से कम एक्सपीरियंस तो होगा ही होगा। केवीएस का फॉर्म वैसे 3 फेज में आपकी कंप्लीट प्रोसेस होने वाला है। उसमें आपका प्री मेंस और क्या है, इंटरव्यू है।
और प्री के लिए आपको पता है कि प्री में जो आपका सब्जेक्ट अभी, खैर सीबीएसई का ये क्या ही कहा जाए, सीबीएसई का ये ऐसी चीज़ें आती हैं कि सडन ये क्या करते हैं, ऐसे चेंज कर देते हैं और समझ में नहीं आता कि भैया कैसे सिलेबस पढ़ा जाए, है ना। तो अभी जो इस बार फिलहाल इन्होंने दिया है, बहुत पैसा लग रहा है। हाँ भाई, बात वही है ना कि एक तो इतना महंगा फॉर्म है, आई थिंक 2,000 के आसपास फॉर्म है ना, 2,000 के आसपास फॉर्म है, उसमें भी 500 आपकी प्रोसेसिंग फीस है। ये अलग नाटक है इनका। अच्छा, सीटेट क्वालिफाई नहीं है, देखो उसकी तो बात नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसका कोई चांस नहीं है। जो बच्चे अपीयरिंग में हैं उनका कुछ नहीं हो सकता है। बहुत सारे बच्चे अभी कमेंट कर रहे थे कि मैम सिलेबस का ये है वो है, तो देखो भैया जो आ गया है ना, अब उसमें कुछ बदलाव या हम कुछ कर नहीं सकते हैं। अब हमारा एक ही चीज़ है, एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि हमको लगना है, पढ़ना है और सिलेक्शन लेना है। अगर आप ये सोच के बैठे हो कि हम आज ये नहीं मिलेगा तो कल मिलेगा, तो एक बार अपनी घर की स्थितियां और एक बार अपनी चीज़ों पे आप ध्यान रख लीजिएगा। आपके पास मौका है, आप पूरी जी जान से जितनी मेहनत कर सकते हो लगा लो, या तो आप भाग लो या तो दूसरा होता है पार्टिसिपेट कर लो, है ना। तो जितनी भी चीज़ें आपका अभी समझ में आ रहा है, आपको लग रहा है 1 महीने का टाइम है, ऑलमोस्ट आपका आज क्या है 22 हो गई है ना, तो लगभग मतलब 1 महीने 15 दिन का टाइम है। तो अगर इतने में भी आप मेहनत करके अच्छे से कर लोगे तो आपका प्री तो निकल ही जाएगा। उसके बाद आपका सब्जेक्ट वाला जो रहेगा वो 3 महीने का टाइम देगा और 3 महीने में आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो अगर ऐसा है, अगर दिमाग में ये बना लिए हैं कि भैया फॉर्म हम नहीं भरना है, तो उनकी बात अलग है। और दूसरी चीज़ आपके लिए एक चीज़ और मैं कहूँगी कि जितने भी बच्चे मैं देख रही हूँ, कई बार ये होता है ना कि मैम हम क्वेश्चन ही हम पढ़ ही नहीं है, सिलेबस चेंज हो गया, मैम ये हो गया वो हो गया, अब तो क्या करें हम। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जितनी भी चीज़ें आप लोग सोच के बैठ के, वो एग्जैक्ट कभी नहीं मिलने वाला कि आपने सोचा है कि ये क्वेश्चन आएगा, इतना हमने पढ़ लिया है, इसी से पूछा जाएगा। क्योंकि भैया इतना कंपटीशन है, इतनी चीज़ें हैं, अगर अभी आप ध्यान नहीं दोगे अपनी चीज़ों पे तो कल को फिर चीज़ें आपकी जब परिवर्तित होंगे उसके बाद फिर वही होगा कि समय आप पे ध्यान नहीं देगा। तो इसीलिए बेहतर है कि आज जो आपके पास मौका है, आप ऐसे समझिए कि यही आपके पास आखिरी मौका है। ठीक है, आप अपनी घर की स्थितियों को, अपनी चीज़ों को ध्यान में रखिए, उसके आधार पर तैयारी करिए। और प्री वाला मैंने सिलेबस भी देखा है, उसमें आपका जीएस वाला क्वेश्चन है, जीएस वाला पार्ट आपका है। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट आपके 60 नंबर, बाकी लैंग्वेज आपकी 30 क्या है 30 शायद 30 है या 20 20 क्वेश्चन है या 30 क्वेश्चन है, तो वो आप ध्यान दीजिए। 60 के मुझे लग रहा है आपकी 2 पार्ट में लैंग्वेज हो जाएगी, एक इंग्लिश और एक हिंदी। उसके अलावा आपका रीजनिंग है, कंप्यूटर है और मैथ है और आपका जीएस है। तो वो आप पढ़ सकते हो, बहुत डिफिकल्टी लेवल नहीं उसमें पूछने वाला। तो कोई भी बच्चा जो ये अभी बोल रहे थे कि एग्ज़ाम छोड़ देते हैं, नहीं देते हैं, नहीं भरेंगे, नहीं करेंगे, तो ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए। अगर आपको सच में तैयारी करने का है, अगर आपको नौकरी लेनी है, तो बस ध्यान लगाओ कि हमको करना क्या है, मेहनत क्या करनी है। ठीक है, उस चीज़ पे फोकस करो और बाकी फिर आपका एक बार प्री निकल जाता। वैसे भी प्री में आपको पता है ये 10,000 बच्चों, मान लो 1,000 सीटें हैं तो 10,000 इसमें सेलेक्ट करने वाले हैं। 10 गुना बच्चे इसमें लेने वाले हैं। बीटीसी वालों में क्या होगा, देखिए जो प्री वाला पेपर है वो आपका नॉन टीचिंग और टीचिंग दोनों के लिए सेम है, कुछ अलग नहीं है, कोई सिलेबस अलग नहीं है, कुछ नहीं है। यही तो झोल हुआ है ना। जो बच्चे पेपर कंटिन्यू मान लो तैयारी भी कर रहे थे, केवीएस की, एनवीएस की, जो बैच भी पढ़ रहे थे, उनका भी सेम समस्या हो गया। पहले क्या होता था भैया, 40 नंबर की या 60 नंबर की सब्जेक्ट से पेडागोजी पूछी जाती थी, तो वो एक क्या होता था सब्जेक्ट वालों बच्चों को। अब जो बच्चे अभी फिलहाल जो वनडे वगैरह का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए तो ये बेनिफिशियल ऑब्वियसली हो ही जाएगा। बाकी जो बच्चे सब्जेक्ट केवल पढ़ रहे थे उनके लिए एक तरह से नुकसान है। तो आप ये मत सोचिए कि क्या है क्या नहीं, बस एक चीज़ पर ध्यान रखिए, केवल और केवल अपनी पढ़ाई पर फोकस करिए। और एक चीज़ और गांठ बांध लो कि अगले आने वाले 2 महीने आपके जो हैं आपकी ज़िंदगी के सबसे बेस्ट और सबसे बेहतरीन और सबसे कठिन समय में है। ठीक है, तो अभी सब भूल जाओ, शादी है फलाने ढिकाने की, इनका ये पढ़ा है उनका वो पढ़ा है, सब भूल जाओ, कुछ नहीं ध्यान रखना। केवल और केवल आपको सोचना है कि हमें पढ़ाई करनी है। ठीक है, घूमना टहलना, फलाने की शादी ढिकाने की शादी, इसके यहाँ जाना है, ये काम है, इसका बर्थडे, उसका ये वो, सब भूल जाओ। बस अपने आप को केवल और केवल एक चीज़ पर लगा दो कि आपको पेपर निकालना है और पेपर निकलेगा। ठीक है, अगर इस डेडिकेशन के साथ पढ़ोगे तो बिल्कुल होगा। बाकी आपको पता है एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम भी आपका लगा हुआ है,
ठीक है, 17 को आपको पेपर है, 17 जनवरी को आपका पेपर है। और हम कंटिन्यू, इसीलिए यहाँ पर भी मेहनत हो रही है आपकी। हमने 10 सेट कर लिए हैं लगभग, 10 सेट, जो कि 120 क्वेश्चन को अगर लेके चलेंगे तो 1000 से ऊपर क्वेश्चन इसमें कर चुके हैं। और मैंने आपको मैराथन करवाई थी 300 क्वेश्चन की, 300 क्वेश्चन अगर उसको भी ले लेंगे तो लगभग आपने 3 3 6 1600 1700 क्वेश्चन कर चुके हैं। और जो बच्चे रेगुलर क्लास में यहाँ पर रहते हैं उनको पता है, अगर आप 1600 क्वेश्चन कर चुके हो, उसके बाद आप जब पेपर में बैठोगे तो 1600 क्वेश्चन में से अभी इवन आपका 1 महीने का टाइम है, इसमें टॉपिक वाइज भी अब चीज़ें चलेंगी आपकी। ठीक है, ये प्रैक्टिस वाला जब खत्म हो जाएगा तो मैं कोशिश करूंगी कि टॉपिक वाइज आपको पूरा का पूरा क्या है, एक दिन पूरा डेज वाला पढ़ा दीजिए। क्या डेज वाला पढ़ा दें भाई रिद्धिमा जी, क्या डेज वाला पढ़ा दें? पूरा डेज वाला। हाँ, मैं वही बोल रही हूँ कि आपके टॉपिक वाइज मैराथन में करवाऊंगी, ताकि आपका पूरा सिलेबस 1 महीने में कवर हो जाए, रिवीजन हो जाए क्वेश्चन के लिए खास कर। ठीक है, तो वो ध्यान दिया जाएगा। बस आपसे निवेदन ये है कि आप अपनी मेहनत को कंटिन्यू रखिए, पढ़िए, और जितना भी ये चीज़ें आ रही हैं बहकावे वाली बीच बीच में, ठीक है, कि ये नहीं होगा वो नहीं होगा, ये सब दिमाग से निकाल दो। बस एक चीज़ पे फोकस करो, आपकी अपनी तैयारी पे, अपने पे भरोसा रखो, हम पे भरोसा रखो। ठीक है, बाकी मेहनत करते रहो, बिल्कुल रिजल्ट मिलेगा। ठीक है भाई, चलिए अच्छा, आ जाते हैं क्वेश्चन पे। 2 3 क्वेश्चन और बचे हैं, पढ़ लेते हैं। ठीक है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है? तो ये बताएंगे, 11 जुलाई को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। रानीखेत डिसीज इज एसोसिएटेड विथ, रानीखेत डिसीज किससे रिलेटेड है? आगे बढ़ते हैं, रानीखेत डिसीज किससे रिलेटेड है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका पॉल्यूट्री से, मुर्गी पालन से, बी ऑप्शन है हनी बी से, सी ऑप्शन है सिल्क मॉथ से, या फिर केटल्स से। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 के लिए, क्वेश्चन नंबर 58 के लिए। ठीक है, तो ये किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड होती है मुर्गी से, और मुर्गियों में डिसीज होती है, इनमें बुखार वगैरह आने लगता है। ठीक है, मुंह से झाग निकलने लगती है, और जो झाग निकलती है उसी झाग से दूसरी मुर्गियां भी क्या हो जाती हैं, प्रभावित हो जाती हैं, और 4 6 दिन में ये मर भी जाते हैं। जिनको ये डिसीज हो जाती है तो वो 4 6 दिन में ही क्या होते हैं, मर भी जाते हैं। चलो, तो ये काफी ज्यादा क्या है, मुर्गियों में देखने को मिलता है रानीखेत डिसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ अर्थवर्म इज, केचुए में उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है अमीनो एसिड, बी ऑप्शन यूरिया, सी ऑप्शन यूरिक एसिड, एंड डी ऑप्शन आपका अमोनिया एंड यूरिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 59 में। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ केचुआ, केचुआ का जो एक्सक्रीटरी सबस्टेंस होता है वो क्या होता है? ठीक है, केचुए में जो नाइट्रोजनस बेस होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, वो क्या होता है? चलिए जल्दी से बताएंगे। हाँ, तो इसमें ध्यान रखेंगे, ये दोनों सिक्रीट करता है, अमोनिया और यूरिया। जब ये क्या है, जब वाटर में बहुत ज़्यादा पानी में रहेगा तो अमोनिया का सिक्रीशन करता है, लेकिन जब मिट्टी में रहेगा तो ये क्या करता है, यूरिया का एक्सक्रीशन करता है। ध्यान रखेंगे, अमोनिया और यूरिया। अमोनिया हाईली टॉक्सिक है, हाईली टॉक्सिक होता है, इसको सिक्रीट करने के लिए क्या करेगा, ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। तो जब ज़्यादा पानी जहाँ पर है वहाँ पर ये प्रेजेंट है तो उस समय अमोनिया का एक्सक्रीशन करेगा, और जब ज़्यादा नॉर्मल, जैसे केचुआ मिट्टी के तले जब दबा हुआ होता है वहाँ पर पानी नहीं होता है तो यूरिया का एक्सक्रीशन करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मैमल्स विच लेस एग्स, स्तनधारी जंतु जो अंडे देते हैं, ये वही क्वेश्चन है, अगेन रिपीट हो गया है। अभी क्वेश्चन ये हमने किया, प्लेटिपस हो गया और इकिडना हो गया। इसमें आपका ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, अब बताइए, अब जिसको डाउट था, क्वेश्चन नंबर क्या था 46 के लिए। ठीक है, चलो एक बार देख लेते हैं। देखो इसमें, देखो चलो अच्छा, आ जाइए इसमें। इसमें आपका ऑप्शन क्या है,
लोकोमोशन लीच में दिया है, लीच में सही बात है। वैसे इनमें सीटी एब्सेंट होती है, अगर इन जनरल आप बात करोगे तो सीटी एब्सेंट होती है। ये कहाँ पर होती है? अर्थवर्म में, केचुए में प्रेजेंट होती है। लेकिन अगर यहाँ पर आपसे दिया है हाइड्रोस्केलेटन, हाइड्रोस्केलेटन लगाएंगे तो हाइड्रोस्केलेटन में एक चीज यहाँ पर मेंशन कर लीजिए, इसमें मस्कुलर होता है। फिर कैसा होता है? मस्कुलर। क्यों? क्योंकि इसमें ऐसा कोई स्केलेटन या कोई ऐसी चीज नहीं पाई जाती है जिसकी वजह से कहेंगे कि ये मूव करता है। इसमें मसल्स के थ्रू मूवमेंट होता है और ऐसा होता है लीच, है ना, ऐसा होता है। इसमें सकर पाए जाते हैं, ऐसे सकर पाए जाते हैं, ये दोनों अटैच करता है सकर और इसी से मूव करता है। ठीक है, तो इसमें मस्कुलर हो जाएगा। इसमें मस्कुलर के लिए लगा लीजिए, मस्कुलर के आधार पर अगर आप कहेंगे तो हाइड्रोस्केलेटन यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है, इनमें सकर्स जो पाए जाते हैं इंटीरियर और पोस्टीरियर सकर, उन्हीं में सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स पाई जाती हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होती हैं इनके लिए। तो कहेंगे कि ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं लोकोमोशन के लिए। ठीक है, क्रेवलिंग मूवमेंट होता है। क्या करता है? क्रेवलिंग मूवमेंट, ऐसे रेंग रेंग के नहीं होता, इसमें क्रेवलिंग, ये अपने आप को सिकोड़ेगा, फिर यहाँ पर आएगा, फिर सिकोड़ेगा, फिर आएगा। तो मस्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स की प्रेजेंस की वजह से ऐसा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है भाई, चलो, और किसी को कोई दिक्कत है और कोई समस्या है? और कोई समस्या किसी को, और कोई दिक्कत है? नहीं तो चलो आज की क्लास यहीं पर खत्म की जाती है। ठीक है भाई, तो चलिए आज के लिए इतना ही। अब बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आप लोगों से कल मिलते हैं। ठीक है, अब मिलते हैं आपसे कल सेम समय पे। और जो बच्चे अभी बोल रहे थे मैम टाइमिंग का देख लीजिए, टाइमिंग का बेटा सेम अभी टाइम रहेगा आपका 11 बजे। मैराथन वाली जो क्लासेस रहेंगी तो उसके लिए टाइम आपको अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है, और जल्दी ही कोशिश करेंगे कि आपकी मैराथन टॉपिक वाइज जो आपका है उसको कवर किया जाए। एक टॉपिक में हम कोशिश करेंगे कि जैसे मान लीजिए एनिमल किंगडम है तो एनिमल किंगडम आपका 2 मैराथन में पूरा का पूरा खत्म कर दिया जाए। क्यों भाई, सही रहेगा ना? मतलब 6 घंटे 8 घंटे की एक क्लास रहेगी मैराथन, और उसमें कंप्लीट एक पूरा का पूरा मैराथन में कोशिश करेंगे। जैसे मान लीजिए डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन है, या फिर आपका बाकी एक और कोई टॉपिक, ऐसे 2-2 3-3 टॉपिक के क्वेश्चंस हम एक ही में उठाएंगे और उसको कंप्लीट करेंगे। तो वो आपको बताई जाएंगी चीज़ें। फिलहाल अभी आपके लिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। तो आपके लिए कुछ सूचनाएं जो होती हैं डेली, आपको पता है बैच आपके यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी वगैरह का आपको यूजीसी नेट, जेआरएफ, या फिर इसके अलावा सीटेट का भी बैच स्टार्ट हो गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। आपका फरवरी में पेपर है, फरवरी में यूपी टेट का बैच चल ही रहा है, एसटेट का है, DSSB, बीपीएससी, केवीएस का भी अभी जैसे मैंने बताया डेट आ चुकी है आपको। ठीक है, डेट आपकी आ चुकी है केवीएस की, केवीएस एनवीएस की डेट आ चुकी है। तो अब उसमें कोई भी लापरवाही मत करिए। जो भी बच्चे सीरियस हैं और उनको लग रहा है सच में, क्योंकि देखो बेटा एक चीज़ है, यूपी के माथे अगर बैठे होगे ना, यूपी में आप सोच के बैठे हो यूपी में 2022 की वैकेंसी का अभी पेपर नहीं हो रहा है, तो जो भी अभी मौका आपको मिल रहा है आप ये समझ के पढ़ो कि यही हमारा लास्ट मौका है, इसमें हमको सिलेक्शन लेना है। और एक बार अपनी स्थिति और अपने घर की स्थितियों में विचार करिए आप लोग। ठीक है, और पढ़िए ढंग से। अगर ये भटकाव रहेगा जीवन भर तो ये जीवन भर ही रहेगा, फिर चीज़ें नहीं, हम अपने हिसाब से अगर चाहेंगे कि हमें आज ये मिल जाए, कल हमें ये मिल जाए, हमारे अनुसार चीज़ें नहीं होने वाली। तो जो मिल रहा है उस पर ऐसे मेहनत करिए कि आपके चीज़ें आपके फेवर में हो जाएं। ठीक है, तो केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस का भी पेपर है, शायद आपका दिसंबर में ही हो जाएगा। अभी डेट तो फिलहाल ऐसा कुछ है नहीं एग्जैक्ट क्लियर, शायद मैंने देखा भी नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिए, अपनी पढ़ाई को लेके आप सीरियस रहिए। और जो भी बच्चे अभी, क्योंकि मैं देख रही थी जब से डेट आई है, कल डेट आई है आपकी ये केवीएस वाली, और उसमें अभी आपके दिसंबर तक फॉर्म भी भरे जा रहे हैं आपके शायद ना। क्यों भाई, 4 दिसंबर तक आपका डेट ही है अभी, आई थिंक 14 नवंबर से आपका स्टार्ट ही हुआ है, और ये 4 दिसंबर तक आपके फॉर्म ही भरे जा रहे हैं। और इन्होंने भाई सीबीएसई ने कह दिया कि हम इतना जल्दी कंप्लीट करवाएंगे, और ये वैकेंसी ध्यान रखिएगा ये विद इन, मुझे लग रहा है 6 मंथ में ये कंप्लीट करने वाले हैं। 6 मंथ में ये सब कुछ कंप्लीट करके रिपोर्ट अपनी देने वाले हैं।
ठीक है, तो ये सोच के अगर बैठिए कि अगर जल्दी आपको नौकरी चाहिए, आपके पास समय है, आपके पास चीज़ें हैं, अगर बहुत ज़्यादा टाइम है तो आप इन्वेस्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास ये है कि भैया हमको नौकरी चाहिए, तो बी सीरियस, सीरियस हो के पढ़ाई करिए, अपनी चीज़ों पे ध्यान दीजिए, अपनी मेहनत इस तरह से करिए कि आपका रिजल्ट आ जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा मायने वही रखता है। बाकी चीज़ें आपकी आगे पीछे हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है, वो नहीं मायने रखती हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए। ठीक है भाई, और किसी को कोई डाउट हो तो एक बार बता दीजिए, नहीं तो मिलते हैं कल की क्लास में। इम्पॉर्टेंट चैप्टर क्या क्या होता है बायो में और एलटी के लिए? एलटी का आपका पूरा पूरा सिलेबस हमने डिस्कस किया है रिद्धिमा जी, पूरा सिलेबस मैंने आपको दिया है। ये जो अभी प्लेलिस्ट आप देखोगे उसमें नीचे सबसे जाओगे तो उसमें सिलेबस डिस्कस किया है, वो आप देख सकते हो। ठीक है, एलटी के लिए बायोलॉजी का पूरा ही आता है भाई, उसमें ऐसा कोई इम्पोर्टेंट टाइप का नहीं है, पूरा सिलेबस आपका पूछा जाता है। और एलटी में भी आपके 120 क्वेश्चन सब्जेक्ट के ही हैं, तो उसमें तो बिल्कुल ध्यान देना ही देना है, उसमें कोई लापरवाही नहीं। ठीक है, चलिए भाई, तो आज के लिए रखते हैं इतना ही, आज के सेशन के लिए। बाकी मिलते हैं आपसे कल सेम टाइम पे, 11 बजे आपकी क्लास रहेगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू क्लास।